सेकंड नेम है हमारे बीच सी। तीसरा नाम है मिस्टर आनंद गुप्ता जी और चौथा नाम है हमारे बीच मिस्टर विनोद हंसानंददानी। फिफ्थ नेम है मिस्टर अरुण जैन और सिक्स्थ नेम है हमारे ओम प्रकाश विजयवर्गीय जी। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप सभी दीप प्रज्वलन कर दीजिए। पहले दीप प्रज्वलन करेंगे आप। सबका ओम गंगणपतये नमो नमः। श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्टविनायक नमो नमः। गणपति सो हमारे बीच सभी चीफ गेस्ट उपस्थित हो चुके हैं जो दीप प्रज्वलन की कार्यविधि संपन्न करेंगे। अष्टविनायक नमो नमः। गणपति बप्पा मोरया। ओम गंगणपतये नमो नमः। श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्टविनायक नमो नमः। गणपति बप्पा मोरया। नमो नमः। श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्टविनायक नमो नमः। गणपति बप्पा मोरया। एक बार मैं फिर से सभी चीफ गेस्ट के नाम लेने जा रही हूँ। आई होप सो आप सभी दीप प्रज्वलन की कार्यविधि के लिए उपस्थित हो चुके हैं। शिव विजय तुलसीयान जी, सी अभय शर्मा जी, आनंद गुप्ता जी, मिस्टर विनोद हंसानंदानी, मिस्टर अरुण जैन, मिस्टर ओम प्रकाश विजयवर्गीय, मिस्टर आयुष मेहता। तेन्दु तुषारहार धवला। या जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। या वीणावरदण्डमण्डितकरा। या श्वेतपद्मासना। या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता। सा मां पातु सरस्वती भगवती। निःशेषजाड्या। सो गाइस, बिल्डर एसोसिएशन ऑफ इंडिया इंदौर चैप्टर इंदौर 1 की शुरुआत हो चुकी है। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, दीप प्रज्वलन कार्यविधि संपन्न हुई है। विचार सार परमा। आद्यां जगत्। सो सबसे पहले मैं मंच में बुलाना चाहूंगी, पहला नाम है हमारे बीच मिस्टर आनंद गुप्ता जी। प्लीज कम ऑन स्टेज एवरीवन। जोरदार तालियां हो जाए एवरीवन। सेकंड नेम इज श्री विजय तुलसीयान जी। प्लीज कम ऑन स्टेज। थर्ड नेम इज CA अभय शर्मा जी। फोर्थ नेम इज मिस्टर अरुण जैन। पांचवा नाम है हमारे बीच शख्सियत का, जिनका नाम है मिस्टर विनोद हंसानंदानी। सिक्स नेम में लेने जा रही हूँ मिस्टर ओम प्रकाश विजयवर्गीय। प्लीज कम ऑन स्टेज मिस्टर ओम प्रकाश विजयवर्गीय। और सबसे खास सातवीं शख्सियत है हमारे बीच मिस्टर आयुष मेहता। स्वागत करना है।
सबसे पहले स्वागत करेंगे श्री के.जी. गुप्ता सर, मिस्टर आनंद गुप्ता जी का बुके के साथ। सेकंड नेम में लेने जा रही हूं, जो कि स्वागत करने के लिए मैं आमंत्रित करती हूं श्री ब्रज गोपाल जी का, जो कि स्वागत करेंगे मिस्टर अभय शर्मा जी का। थर्ड नेम इज मिस्टर आशीष अग्रवाल जी को बुलाना चाहूंगी मैं स्वागत के लिए, जो कि स्वागत करने जा रहे हैं मिस्टर विजय तुलसीयान जी का। चौथा नाम है हमारे बीच मिस्टर सचिन सक्सेना जी का, जो कि स्वागत करेंगे हमारे मिस्टर अरुण जैन जी का। मैं बुलाने जा रही हूं मिस्टर केवल जी को, जो कि स्वागत करेंगे हमारे आयुष मेहता सर का। स्वागत है आप सभी मेहमानों खास का एवं अतिथिगण का, जो कि अपना कीमती समय निकालकर यहाँ उपस्थित हुए। एक बार और वेलकम करने चाहूँगी मैं आप सभी का बिल्डर एसोसिएशन ऑफ इंडिया इंदौर चैप्टर इंदौर 1। सो गाइस, सबसे पहले मैं बुलाना चाहूँगी जिनसे हम रूबरू होंगे, जिनका नाम है मिस्टर ओम विजयवर्गीय। प्लीज़ कम ऑन स्टेज। नमस्कार। मंच पर आसीन बिल्डर एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट श्री आनंद गुप्ता साहब, श्री विजय तुलसियान जी, सीए श्री अभय शर्मा जी, मेरे साथी विनोद भाई, श्री अरुण जैन जी, श्री आयुष मेहता जी, शासकीय विभाग से पधारे पदाधिकारीगण तथा मेरे साथीगण, बाहर से आए हुए अतिथिगण, सभी का मैं क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया इंदौर में हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बिल्डर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया की स्थापना 1941 में मुंबई शहर में हुई थी। आज पूरे देश में लगभग 213 सेंटर हमारी संस्था के कार्यरत हैं। मध्य प्रदेश में 3 सेंटर हैं, पहला सेंटर इंदौर, दूसरा भोपाल, तीसरा जबलपुर। आने वाले समय में हम लोग नए सेंटर्स खोलने के लिए प्रयासरत हैं और मुझे आज जो उपस्थिति दिख रही है बाहर के जो हमारे साथीगण आए हैं, तो हम शीघ्र ही रतलाम, उज्जैन, खंडवा ऐसे सेंटर्स जल्दी ही ओपन करने के लिए प्रयासरत हैं। आज टेक्निकल सेक्शन में मध्य प्रदेश के कई जिलों से, जैसे उज्जैन, रतलाम, मंदसौर, धार, खंडवा, एक शॉर्ट इन्फॉर्मेशन पर आज सभी लोग पधारे हैं। इसके लिए मैं गौरवान्वित हूँ और बिल्डर एसोसिएशन ऑफ इंडिया इंदौर चैप्टर की ओर से उनका हार्दिक स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। पर्यावरण को बचाना आज एक विश्व की एक मिशन बन गया है। पूरा विश्व पर्यावरण को लेकर बहुत चिंतित है। आप सभी जानते हैं, हर जगह आजकल एक ही बात चलती है, वृक्षारोपण, ये वो सब। बिल्डर एसोसिएशन ऑफ इंडिया इंदौर चैप्टर की ओर से 7 जून से 14 जून तक एक सप्ताह वृक्षारोपण के लिए हम लोगों ने मनाया, जिसमें सभी कार्यस्थल पर हमारे साथियों ने वृहद प्लांटेशन किया। प्लांटेशन ही नहीं किया, एक संकल्प भी लिया कि ये वृक्ष की हम देखभाल करेंगे और इन्हें बड़ा करेंगे।
नॉर्मली 18 महीने से लगा के 24 महीने तक कंस्ट्रक्शन पीरियड होता है, और इस पीरियड में यदि वृक्षों की देखभाल सही ढंग से हो जाए तो वो ग्रोथ पकड़ लेते हैं, फिर अपना स्थान ले लेते हैं, और फिर उन्हें बहुत ज़्यादा लुक आफ्टर करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये जो मिशन था, ये मिशन काफ़ी सक्सेसफुल रहा। बहुत करीब सभी कार्यस्थल पर वृहद प्लांटेशन हमारे साथियों ने किया है, ठेकेदार साथियों ने। इसे नेशनल लेवल पे अप्रिशिएट किया गया, और इस मॉडल को नेशनल लेवल पर भी लागू करने का संकल्प लिया गया है। ये हमारे लिए एक बहुत गौरव की बात है। आप लोगों का अधिक समय नहीं लेता हूं, क्योंकि हम लोग आज दो मुख्य विषय पर टेक्निकल सेशन में सुनने के लिए सब लोग इकट्ठे हुए हैं। दोनों ही सब्जेक्ट बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। पहला सब्जेक्ट है आर्बिट्रेशन। आर्बिट्रेशन में हमारे विशेषज्ञ विजय तुलसियान जी हमें मार्गदर्शन देंगे, बताएंगे, क्योंकि ठेकेदार साथियों के कई लोगों से ये मेरे पास फ़ोन आते हैं, उनको आर्बिट्रेशन का प्रोसेस और आर्बिट्रेशन के बारे में कुछ जानकारी नहीं होती है, इसलिए वो कभी उस क्षेत्र में आगे बढ़ नहीं पाते हैं। अभी पिछले वर्षों में भारत सरकार ने आर्बिट्रेशन में बहुत चेंजेस किए हैं, बहुत सारे नए कानून लाए हैं, नए प्रावधान किए हैं, और उसको सरलीकरण करने का और उसको गति से चीज़ों को निराकरण के लिए नियम लाए हैं, जिससे आर्बिट्रेशन आने वाले समय में काफ़ी तेज़ गति से उसमें निर्णय आएंगे और लोगों के लिए अपने अधिकार को लेने के लिए एक माध्यम बन जाएगा। एमएसएमई भी एक नया सब्जेक्ट है। एमएसएमई पे हमारे बीच उपस्थित हैं अभय शर्मा जी। एमएसएमई में अभी भारत सरकार द्वारा बहुत प्रयास किए जा रहे हैं और कई नए प्रावधान लाए हैं, जिनके बारे में मैं अभय शर्मा जी से निवेदन करूंगा कि वे उन चीज़ों पे प्रकाश डालें। अभी एक कुछ आया है कि वो 45 दिन में पेमेंट होना चाहिए, नहीं तो बैलेंस शीट में अगर दिखेगा तो वो उसमें इनकम में जोड़ दिया जाएगा। इस तरह के जो प्रावधान आए हैं उसमें ठेकेदार साथियों में या व्यवसायियों में भ्रांति बहुत है। उस भ्रांति को थोड़ा सा आप हमें गाइड करें कि हम लोग किस तरह से इन बातों के लिए सावधानी रखें और इन बातों को फॉलो करने में भारत सरकार की मदद करें। अंत में मैं ज़्यादा समय नहीं लेता हूं और सब लोगों का धन्यवाद करता हूं। थैंक यू सो मच मिस्टर विजय वर्गी। सेकंड नेम मैं लेने जा रही हूँ, जिनसे हम रूबरू होंगे, जिनका नाम है मिस्टर शारांश अग्रवाल। प्लीज़ कम। कोई बात नहीं। नेक्स्ट नेम हमारे बीच है मिस्टर आनंद गुप्ता जी। प्लीज़ कम। मित्रों, सर्वप्रथम मैं बिल्डर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया इंदौर सेंटर और अर्थकॉन इन दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद और कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूं कि उन्होंने ये बहुत ही एक अच्छा प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है कि जहां पर जो नीडी लोग हैं और जो लोग उस नीड को पूरा कर सकते हैं, वो दोनों के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया है। और वो प्लेटफॉर्म पर जब मैं ये विजिट कर रहा था तो मैं देख रहा था कि वो जितनी भी चीज़ें हमारे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए ज़रूरत है, वो सारी चीज़ें, वो सारी मशीनरी, वो सारी टेक्नोलॉजी, वो सारे चीज़ें यहाँ पर प्रदर्शनी के लिए रखी गई हैं, जो कि अपडेटेड टेक्नोलॉजी के साथ है। अब जितने भी मैन्युफैक्चरर हैं उनकी भी आशा यही है कि अल्टीमेटली उनको कोई रोड छाप कस्टमर तो उनके पास आने वाला नहीं है, आने वाला है तो कॉन्ट्रैक्टर, बिल्डर, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर, और वही टारगेट क्राउड को बिल्डर्स ऑफ इंडिया ने यहाँ पर बुलाया है। तो ये दोनों बातों के लिए मैं दोनों ऑर्गेनाइजेशन को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ। मित्रों,
हमारे सीनियर मेंबर ने ऑलरेडी बताया कि बिल्डर्स ऑफ इंडिया में ऑलरेडी 214 सेंटर है। मैं खाली इतना बता दूंगा, ऐड करना चाहता हूँ उसमें कि बिल्डर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के आज के दिन टोटल 22,000 बिजनेस हाउसेस हमारे डायरेक्ट मेंबर हैं और 1,50,000 एसोसिएट बिजनेस 1,50,000 बिजनेस हाउसेस आज हमारे एसोसिएट मेंबर्स हैं। ये जो 22,000 मेंबर्स हैं इसमें हम लार्सन ट्यूब्रो, हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी से लेके जो हमारा एक 2 करोड़ का, 5 करोड़ का, 50 लाख का भी काम करता है वो भी हमारे मेंबर हैं। और इस बिल्डर्स ऑफ इंडिया का अस्तित्व इस देश के सारे स्टेट में और सारे यूनियन टेरिटरीज में है। जैसा कि हमारे सीनियर मेंबर ने बताया 214 सेंटर हैं, इस सारे 28 स्टेट्स और 9 यूनियन टेरिटरीज में इसका है। जो लास्ट 214वां सेंटर है जो कि इस साल अभी अप्रैल के बाद खोला गया है, वो खोला गया है अनंतनाग जम्मू एंड कश्मीर में। और इस रूप में ये जब भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कोई भी पॉलिसी डिसीजन होता है कंस्ट्रक्शन के बारे में तो बिल्डर्स ऑफ इंडिया को बुलाया जाता है। आज ही सुबह फाइनेंस मिनिस्ट्री से मुझे मेल आया है कि 26 जून को हमें सभी एसोसिएशन को बुलाया है टू फाइनलाइज द फाइनल मॉडलिटीज़ ऑफ बजट, जो कि 1 जुलाई को शायद अनाउंस किया जाने वाला है। और इसी रूप में जब भी और भी कोई मिनिस्ट्री होती है जो कंस्ट्रक्शन से संबंधित होती है तो बिल्डर्स ऑफ इंडिया को बुलाया जाता है। मित्रों, मैं इस बात से बड़ा खुश हूँ कि आपने मुझे यहाँ पर बुलाया एज ए चीफ गेस्ट और मोर पर्टिकुलरली एज ए वाइस प्रेसिडेंट। वी रिप्रेजेंट ए इंडस्ट्री जिसका इस देश के जीडीपी में 14 से 15% कंट्रीब्यूशन है, जिसका 10% पॉपुलेशन इस इंडस्ट्री के ऊपर ही डिपेंडेंट है और जिसके आधार पर, जिसके सक्सेस पर और 250 इंडस्ट्री पर्टिकुलरली सीमेंट, स्टील, उनका भविष्य ये इंडस्ट्री तय करता है। और उस इंडस्ट्री को आज बताने के लिए कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट डिसीजन हमारे इंदौर सेंटर ने लिया है। पर्टिकुलरली ये जो 2 इशू आज अभी हमारे स्पीच के बाद जो एक सेमिनार होने वाला है, पर्टिकुलरली आर्बिट्रेशन और एमएसएमई। मैं सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन से एक ही कहूँगा, आज के दिन पूरे देश में जिसके लिए बिल्डर्स ऑफ इंडिया एक अपनी लड़ाई लड़ रहा है, हमारा ये कहना है कि आर्बिट्रेशन क्लॉज ये सभी जितने भी गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट हों, जो भी साइज़ के हों, जो भी ड्यूरेशन के हों, उन सब में रहना चाहिए। क्योंकि आज के दिन हमारे विभिन्न कोर्टों में बिजनेस लीगल बैटल चल रहे हैं मोर देन 5 करोड़, जो कि नंबर अगले 25 साल तक शायद सॉल्व नहीं होने जैसी चीज़ है। तो यदि आर्बिट्रेशन होगा या डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सिस्टम होगा तो निश्चित तौर पे ये एक बेटर पोजीशन होगा। सो गाइज, हमारे बीच मिस्टर तुलसीयान जी उपस्थित हो चुके हैं। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। दूसरा जो सब्जेक्ट है इम्पोर्टेंट सेमिनार वो है एमएसएमई। देश का 29% जीडीपी ये एमएसएमई ही निश्चित करती हैं और उसके ऊपर उसमें मेरा यही की कहना है इस सेमिनार में कि जो हमारे एक्सपर्ट स्पीकर हैं उनको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो इस बात को ज़रा निश्चित करें कि जितने भी वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट हैं, जितने भी कॉन्ट्रैक्टर हैं, वो ऑफिशियली अंडर द रूल ऑफ द कंट्री एक्सेप्टेड एज ए एमएसएमई यूनिट। तो उनके जितने भी एडवांटेज है एमएसएमई के वो भी उनको मिले। मैं ये 2 बात कहकर अपना बात को पूर्ण करता हूँ और अब मैं ऑर्गेनाइजर को वंस अगेन बेस्ट विशेस देता हूँ फॉर द सक्सेस ऑफ अर्थकॉन एंड फॉर द सक्सेस ऑफ दिस सेमिनार। थैंक यू। सो गाइस, हमारे बीच तुलसीयान जी उपस्थित हो चुके हैं जिनके स्वागत के लिए मैं बुलाने जा रही हूँ मिस्टर आशीष अग्रवाल। मोस्ट वेलकम।
तुलसी यान जी के लिए मैं कुछ कहना चाहती हूँ, उनके बारे में बताना चाहती हूँ बहुत ही कम शब्दों में। एडवोकेट विजय तुलसी यान जी लॉ ग्रेजुएट हुए हैं 1979 में। स्पेशलाइजेशन इज आर्बिट्रेशन एंड हैंडल्स ऑल मैटर्स relating to arbitration and various tribunals and courts, and is running a law firm with 8 to 10 advocates. Then has a wide exposure and experience in running industrial business, therefore understand the practical problem faced by businessmen. So guys, please put your hands together everyone, जोरदार तालियां हो जाए। Most welcome sir. ऑफिस बेयरर्स ऑफ दिस एसोसिएशन और यहाँ उपस्थित मेरे साथियों, मुझे कहा गया है कि मैं आप लोगों से आर्बिट्रेशन के बारे में बात करूं। यही मेरा फील्ड है पिछले कई वर्षों से, और मैं इसी फील्ड में काम करता रहा हूं। और इस दौरान, मेरे काम के दौरान, जो मैंने चीज़ों को समझा है और आप लोगों की कुछ प्रॉब्लम्स जो इसमें कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट में आती है, उसके बारे में कुछ अपन लोग आपस में बात करते हैं। आपको मालूम है कि गवर्नमेंट का हमारा उद्देश्य है कि वह 2025 तक $5 ट्रिलियन इकोनॉमी तक लेके जाएंगे। जीडीपी को $5 ट्रिलियन करेंगे। $1 ट्रिलियन मतलब 1 लाख करोड़। तो $5 ट्रिलियन का इकोनॉमी का लक्ष्य है, और उसमें $1 ट्रिलियन जो है उसके प्रोजेक्ट अभी करेंटली गोइंग ऑन है ऑल ओवर इंडिया। तो कंस्ट्रक्शन का फील्ड अपने आप में बहुत बड़ा फील्ड है, और भविष्य में आप देखेंगे कि 2023-24 के बजट में इसका 10 लाख करोड़ का आउटले था, जो कि करीब 3 गुना था 19-20 के बजट से। इस तरह से आउटले बढ़ रहा है। तो कंस्ट्रक्शन का एरिया बहुत बड़ा है, और गवर्नमेंट इसमें प्राइवेट पार्टिसिपेशन एक्सपेक्ट करती है कि प्राइवेट पार्टीज आए और कंस्ट्रक्शन में भाग लें। तो इसके अंदर बहुत ट्रेमेंडस अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और बहुत सारी बातें जिस पर थोड़ी बहुत अपन बात करेंगे। अभी गडकरी साहब ने भाषण में कहा कि उन्होंने करीब 50 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट 10 सालों में किए हैं उनके कार्यकाल में। तो आप समझ सकते हैं, और इन सारे प्रोजेक्ट्स के अंदर सारी जगहों पर सिर्फ आर्बिट्रेशन था जहाँ की डिस्प्यूट रिजोल्यूशन का सिस्टम था। कोर्ट्स, जो हमारी कोर्ट्स हैं, वो कमर्शियल डिस्प्यूट्स को हैंडल करने के लिए सही जगह नहीं है। कमर्शियल डिस्प्यूट्स को हैंडल करने के लिए आपको आर्बिट्रेशन जैसे स्पेशलाइज सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है। और हमारा मन में भ्रांति है कि कोर्ट कचहरी बहुत टीडियस प्रोसेस है, लंबा प्रोसेस है, रिजल्ट्स आते नहीं हैं, सालों तक केस खिंचता है। ये सब बातें आर्बिट्रेशन में लागू नहीं पड़ती हैं। आर्बिट्रेशन सरल और सामान्य विधि है जिसके द्वारा अपने डिस्प्यूट रिजॉल्व करते हैं। आप लोग जब कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं तो आपको मालूम है उसमें कई तरह की प्रॉब्लम आती है। लैंड एक्विजिशन की प्रॉब्लम आती है, आपको क्लियर वर्केबल साइट नहीं मिलती है, आपको परमिशंस और सैंक्शंस, डिज़ाइन ड्राइंग वगैरह के में डिले होता है, और आप लोगों को कुछ काम ऐसे करने को कहे जाते हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट के स्कोप के बाहर के हैं। इस तरह के अन्य प्रॉब्लम, दुनिया भर की प्रॉब्लम्स आती रहती हैं। पेमेंट्स की प्रॉब्लम है, लिक्विडेट डैमेजेस पेनल्टी के क्लॉजेज हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आते हैं। इनमें से कुछ प्रॉब्लम्स पे अपन आज बात करेंगे। आप लोग जब काम करेंगे रियल वर्ल्ड में तो स्वाभाविक एक विवाद उत्पन्न हो गई होंगे, उसको कोई टाल नहीं सकता। अब सवाल ये उठता है कि आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। कुछ बातें जिनको आप ध्यान रखना चाहिए वो बताता हूँ आपको। कुछ बातें जो कि आपको टेंडर भरने के पहले ध्यान रखनी चाहिए।
सबसे पहले मेरा सुझाव ये है कि आप टेंडर कंडीशंस को बहुत ध्यान से पढ़ें और न सिर्फ पढ़ें बल्कि ठीक से समझें। टेंडर कंडीशंस को समझना पढ़ना बहुत ज़रूरी चीज़ है, और अगर आपको नहीं समझ में आया तो प्रोफेशनल हेल्प लें। अपनी पूरी चीज़ों को समझने के बाद ही आप टेंडर को भरने की प्रक्रिया में भाग लें। हम लोग अधिकांश लोग पूरी शर्तों को पढ़ते नहीं हैं और टेंडर भर देते हैं, बाद में इस तरह के बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। आपको किन बातों पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए टेंडर भरते वक्त? टेंडर के अंदर बहुत सारी वन साइडेड कंडीशंस होती हैं जो कि नॉर्मली एक समझदार बिजनेसमैन एक्सेप्ट नहीं करता है, लेकिन उसके बावजूद भी आपको उनको एक्सेप्ट करना पड़ता है। तो उन शर्तों को ध्यान से पढ़ें। दूसरा, आपको उस ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है कि उसके अंदर कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जो कि कॉन्ट्ररी होती हैं, एम्बिगुअस होती हैं। एक तरफ एक बात कहती है, दूसरी तरफ दूसरी बात कहती है। ऐसा भी अधिकांश कॉन्ट्रैक्ट में देखा गया है। आपको समझना चाहिए कि आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है एस्केलेशन। एस्केलेशन होगा ही होगा। आप 2-3 साल काम करेंगे, प्राइजेस बढ़ेंगी, सैलरीज बढ़ेंगी, कॉस्ट बढ़ेगी। तो एस्केलेशन क्लॉज के बारे में आपका कॉन्ट्रैक्ट क्या कहता है वो भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। टैक्स के रिजीम के बारे में होना चाहिए आपके कॉन्ट्रैक्ट में शर्तें कि अगर टैक्स रिजीम चेंज होती है और उसकी वजह से आपके ऊपर कुछ उल्टा प्रभाव पड़ता है तो उसके कंपनसेशन की व्यवस्था भी उस कॉन्ट्रैक्ट में होनी चाहिए। एक इम्पॉर्टेंट बात जो है कॉन्ट्रैक्ट में शर्तों में ये देखना आपको ज़रूरी हो जाता है कि उसके अंदर इंटरेस्ट के बारे में क्या कहा गया है। अगर पेमेंट में डिले होता है तो उसमें इंटरेस्ट का प्रावधान है कि नहीं, इन बातों का आपको ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि इंटरेस्ट एक बहुत ज़रूरी एलिमेंट है पूरे खेल का। आपका जो फाइनल बिल आप प्रिपेयर करते हो उसको कितने समय में उसको गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एक्सेप्ट करता है, सैंक्शन करता है, उसकी टाइम लिमिट बतानी होनी चाहिए। और दूसरा, आपको उसमें बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए। हर एक कॉन्ट्रैक्ट में एक डिस्प्यूट रिजोल्यूशन क्लॉज होता है जिसके तहत अगर कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उस विवाद का सुलटारा किस तरह से होगा उसका प्रावधान दिया हुआ रहता है। तो कुछ बातें ये ज़रूरी है जिनको आप ध्यान से पढ़ें। अब पढ़ तो लिया आपने, अब इससे आगे कर क्या सकते हैं? मेरा सुझाव ये है कि अधिकांश कॉन्ट्रैक्ट्स में एक प्री बिड मीटिंग होती है। उस प्री बिड मीटिंग में मेरा कहना पड़ता है कि आप अपने जो भी इन कॉन्ट्रैक्ट कंडीशंस के बारे में जो भी आपने देखा, समझा और सुना है, उसके बारे में अपना प्रस्ताव, अपने सुझाव, अपनी परेशानियां उस प्री बिड मीटिंग के दौरान उठाएं और डिपार्टमेंट को आप बोलें कि भाई हमारी समस्याओं सुझावों का आप समाधान करें। वो प्री बिड डॉक्यूमेंट का उसके बाद एक आपका CSD बनता है, कॉमन सेट ऑफ डिविएशन या डिविएशन डॉक्यूमेंट बोलते हैं उसको। उसके अंदर आप ध्यान रखें कि ये सब जो आपके सुझाव दिए गए उनका उल्लेख हो, उसके बारे में जो निष्कर्ष किया है उसका उल्लेख हो, और इस तरह से जो है वो एक डॉक्यूमेंट जो है वो आपके लिए आगे भविष्य में बहुत ज़्यादा काम में आने वाला है। तो आप प्री बिड मीटिंग को सीरियसली लें और अपने सारे कंसर्न्स को प्रीवियस मीटिंग्स में एड्रेस करवाने की कोशिश करें। हो सकता है कि आपके द्वारा सुझाव जो दिए गए हैं वो सब रिजेक्ट हो, लेकिन उसका एक डॉक्यूमेंट तैयार हो जाए कि आपने सुझाव दिए थे, उसको डिपार्टमेंट ने माना नहीं है, वो कम से कम रिकॉर्ड पे आ जाए चीज़ें, उसका आपको भविष्य में बहुत बड़ा फ़ायदा मिलेगा। कुछ स्थिति में ऐसा होता है कि आपको फाइनल कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के पहले डिपार्टमेंट कई तरह के अंडरटेकिंग्स को साइन करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए बोलता है, जिसमें आप अपने कई तरह के अधिकारों का त्याग कर देंगे। अब ये बात तो सही है कि अगर आप उसको साइन नहीं करेंगे तो आपको काम नहीं मिलेगा, तो काम तो आपको लेना ही है। तो उसके लिए अपना जो भी एक प्रोटेस्ट है वो आप रिकॉर्ड पर ज़रूर डालें कि हम ये अंडरटेकिंग साइन कर रहे हैं, ये हम अंडर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, वरना आपने अगर आपने अंडरटेकिंग स्वीकार कर लिया बगैर किसी प्रोटेस्ट के तो वो आपको आगे बहुत तकलीफ देने वाली है।
तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। अब ये बातें तो मैंने आपको बताई कि जो आपको टेंडर भरने के पहले और उसके संबंध में करना चाहिए। अब जब काम शुरू हो जाता है आप लोगों का, उसके बाद किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? कॉन्ट्रैक्ट की शर्तें अलग चलती है और रियल वर्ल्ड एकदम अलग चलता है। असलियत में डिपार्टमेंट के ऊपर भी दबाव रहता है, उनको ऊपर से आदेश होते हैं, उनकी एक इंटरनल पॉलिसी होती है जिसके तहत वो काम करना चाहते हैं। उस वक्त कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों को तुरंत भुला दिया जाता है। मैं कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों पे इसलिए ज़्यादा जोर दे रहा हूँ कि एंड ऑफ द डे जो कॉन्ट्रैक्ट की शर्तें हैं जो आपके और डिपार्टमेंट के बीच में तय की गई है, उसी के आधार पर किसी भी चीज़ का फैसला होगा। बिना लिखित पढ़ के जो भी कुछ हुआ है वो आपके काम में नहीं आएगा। मौखिक चीज़ों की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। इसलिए जो कुछ है राइटिंग में होना बहुत ज़रूरी है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। जैसे आपको अगर क्लियर वर्किंग साइट दे दी गई है, लैंड एक्विजिशन का मामला, कोई भी तकलीफ है, तो डिपार्टमेंट पे प्रेशर होता है कि वो आपसे अंडरटेकिंग ले लें कि आपको वर्किंग साइट दे दी गई है, उस पर किसी प्रकार का इनकम्बरेंसेस नहीं है, उस पर किसी प्रकार के कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, आपको अंडरटेकिंग साइन करके देनी पड़ती है। तो आपको वो अंडरटेकिंग भी अंडर प्रोटेस्ट साइन करना चाहिए, या फिर साइन करने के बाद तुरंत उसके बारे में आपको कम्युनिकेशन करना चाहिए, चिट्ठी लिखनी चाहिए। उसी तरह से जब डिपार्टमेंट काम करवाता है तो बहुत सारी बातें उनको हाथ की हाथ डिसीजन लेते हैं कि ऐसा नहीं ऐसा कर दो, इसको ऐसा चेंज कर दो, उसको ऐसा बदल दो, और उसके हिसाब से आपको काम करना पड़ता है। आप उस रिटर्न अप्रूवल्स के बिना आप काम करते चले जाते हैं और आखिर में वो प्रॉब्लम्स आपको खड़ी हो जाती हैं। तो इन सब चीज़ों की वजह से भी आपको बहुत ज़रूरी है कि जो आप है उसके बारे में बराबर चिट्ठी लिखें, रिमाइंडर्स देवें और उनसे मांगें कि आप इसका अप्रूवल हमको लिख कर देवें। इसी प्रकार स्पेसिफिकेशन में चेंज होता है, मटेरियल में चेंज होता है, वेंडर्स में चेंज होते हैं, तो वो भी सब आपको कायदे से सब चीज़ों को रिकॉर्ड पे लाना चाहिए, और नहीं तो आपके सब चीज़ें आपके खिलाफ जाएंगी। मेजरमेंट बुक की रिकॉर्डिंग बहुत ज़रूरी है, सबकी पार्टी को साइन होना बहुत ज़रूरी है। इस पर कई लोग बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं, जो कि एकदम गलत बात है। वर्क कंप्लीशन सर्टिफिकेट लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वर्क कंप्लीशन सर्टिफिकेट से ही आपका आगे का जो डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड है और दूसरी चीज़ें हैं वो उससे कनेक्टेड रहती है। उसी से कनेक्टेड आपकी परफॉर्मेंस बैंक गारंटी भी रहती है। परफॉर्मेंस बैंक गारंटी आपको एक टूल बन जाता है डिपार्टमेंट के हाथ में, आपको उनकी शर्तों को मानने के लिए बाध्य कर देता है। तो आपको उस परफॉर्मेंस सिक्योरिटी के से बचने का भी तरीका है, जो कि आपको आर्बिट्रेशन देता है, आगे आपको उसका रिजल्ट देता है। अब मेरा ये कहना है कि हमारे यहाँ भारत में नॉर्मली दो तरह से डिस्प्यूट रिजोल्यूशन होता है। कोई भी विवाद पड़ता है तो या तो आप कोर्ट में जाते हैं या फिर आपका दो तरीका आर्बिट्रेशन में जाने का। आर्बिट्रेशन में भी जाने के कई तरीके हैं। एक तो आर्बिट्रेशन होता है आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन एक्ट 1996 के अनुसार। एक आर्बिट्रेशन हमारे मध्य प्रदेश में है जो थोड़ा अलग है कि वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट के जो भी काम होते हैं वो एक मध्य प्रदेश में ट्रिब्यूनल बनी हुई है भोपाल के अंदर, उस ट्रिब्यूनल में वो केस जाते हैं। उसकी बात भी मैं करता हूँ आपसे आगे। तो मेरा ये कहना है कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आर्बिट्रेशन एक्ट में और आर्बिट्रेशन में जाने के क्या फ़ायदे हैं और वो किस तरह से दूसरों के मुकाबले ज़्यादा अच्छा है। कोर्ट के अंदर जब आप जाते हैं तो आपकी प्रोसीडिंग्स बहुत लंबे समय तक चलती है, कई सालों चलती है, और ठिकाना नहीं होता कब मिलेगी, कब रिजल्ट होगा। आपका खर्चा भी बहुत होता है। इसलिए बहुत सारे लोग हतोत्साहित होते हैं कि हम आर्बिट्रेशन में या झगड़े में नहीं पड़ते हैं, चलो इस मामले को ये सलटा लेते हैं। तो उसमें आपको नुकसानी सहनी पड़ती है। उस नुकसानी को आप सहन करते, मेरा ये कहना है कि आपको ज़रूरत नहीं है उस नुकसानी को सहन करने के लिए। आप आर्बिट्रेशन में अगर आते हैं तो आर्बिट्रेशन में समयबद्ध तरीके से
चीज़ों का निपटारा होता है। और कोर्ट के अंदर जो जज है वो सरकार द्वारा अपॉइंट होता है। आर्बिट्रेशन में आप अपना जज खुद अपॉइंट करते हो। आप जिस व्यक्ति पर विश्वास करते हो, जो व्यक्ति उस सब्जेक्ट का एक्सपर्ट है, जो आपको ये बता सकता है और आपके विवाद को सुलझा सकता है सही तरीके से, आप उस पर विश्वास करके उसको आर्बिट्रेटर बना सकते हो। तो सबसे बड़ा फ़र्क तो ये है कि आपका जो आर्बिट्रेटर होगा वो हर तरह से बुद्धिमान होगा, सब्जेक्ट का जानकार होगा और वो सही फैसला करेगा। तो सबसे बड़ा फ़र्क तो ये है। आर्बिट्रेशन जो आप करते हो उसको आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल कहते हैं। अब उस आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल में जज एक भी हो सकते हैं और या 3 भी हो सकते हैं। छोटे केसेस में एक आर्बिट्रेटर होता है जो फैसला करता है, दूसरे केसेस में 3 आर्बिट्रेटर होते हैं। तो नॉर्मली टेक्नो लीगल टीम भी अधिकांश केसेस में टेक्नो लीगल टीम बनती है, जिसमें इंजीनियर्स लोग तो आर्बिट्रेटर होते हैं, 2 इंजीनियर, और तीसरा एक जज। वो जज भी रेप्यूटेड होते हैं, हाई कोर्ट के या सुप्रीम कोर्ट के या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के रेप्यूटेड जज होते हैं। इस तरह से मामले की पूरी तरह से खोजबीन हो जाती है कि टेक्निकली क्या इश्यूज़ हैं और लीगली क्या इश्यूज़ हैं। क्योंकि टेक्निकल आदमी जो है वो लीगल इशू नहीं समझता है और लीगल आदमी टेक्निकल इशू नहीं समझता है। तो उस तरह से वो पूरी एक सही पैनल होता है जो आपके डिस्प्यूट्स का फैसला कर देता है। अगर आर्बिट्रेटर एक सोल आर्बिट्रेटर, एक इकलौता आर्बिट्रेटर है, तो उसके पास ये प्रावधान है कि टेक्निकल बातों के लिए एक्सपर्ट वो अपॉइंट कर सकता है, जो उसको एक्सपर्ट मामलों में सलाह दे सके, तो वो उसको अपॉइंट कर सकता है। इस तरह से ये होता है। अभी आर्बिट्रेशन के अंदर बहुत सारे प्रोसेस कट शॉर्ट कर दिए जो लॉ के अंदर कोर्ट में करने पड़ते हैं। कोर्ट में एक हमारा कानून है सिविल प्रोसीजर कोड और एविडेंस एक्ट, उसको फॉलो करना पड़ता है। उसमें बहुत सारे नेकचार, बहुत सारा टाइम कंज्यूमिंग, बहुत सारे स्टेप्स, बहुत सारे प्रोसीजर्स होते हैं। आर्बिट्रेशन में उन सिस्टम को ख़त्म कर दिया गया है, क्योंकि आर्बिट्रेशन का प्रिंसिपल ये है, उद्देश्य ये है कि आपके डिस्प्यूट का रिजोल्यूशन विद इन ए पर्टिकुलर टाइम फ्रेम हो जाए। आर्बिट्रेशन में आपको जो भी अपनी बातें कहनी है, जिसको हम स्टेटमेंट ऑफ क्लेम कहते हैं, और सामने वाले को अपने डिफेंस में जो कुछ कहना है उसको स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस कहते हैं, उसकी अवधि है 6 महीना। 6 महीने के अंदर दोनों पार्टियों को अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ेंगे और उसके 1 साल के भीतर आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल को अपना अवार्ड देना पड़ेगा। मतलब आपका फैसला करीब 1.5 साल में आने की उम्मीद है। समयबद्ध तरीके से सारा काम होता है। खर्चा भी आर्बिट्रेशन में लिमिटेड है, क्योंकि आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल की फीस फिक्स्ड है। मैं आपको बताऊं, कि अगर आपका क्लेम 5 लाख रुपए का है तो उसकी फ़ीस है 45,000 रुपया। अगर आपका क्लेम 5 लाख से 20,000 रुपये का है तो उसकी फ़ीस है 45,000 प्लस 3.5%, जो 20 लाख से ऊपर हो। अगर 20 लाख से 1 करोड़ का क्लेम है तो उसकी फ़ीस है 97,000 और 3% 20 लाख के ऊपर जो वैल्यू बनती हो। इस तरह से लिमिट बनी हुई है अलग अलग। और फाइनली अगर आपका क्लेम 20 करोड़ से ऊपर है तो उसका फाइनल अमाउंट आ जाता है कि आर्बिट्रेटर को 19,87,000 रुपये या और प्लस आधा % अमाउंट उसका मिलता है, या फिर मैक्सिमम 30 लाख रुपये। तो अगर आपका क्लेम 100 करोड़ रुपए का भी है तो आर्बिट्रेटर की फ़ीस फिक्स हो जाती है 30 लाख रुपया। और ये जो फीस देनी पड़ती है 30 लाख रुपये, ये भी दोनों पार्टियों के बीच में बराबर बराबर बांटी जाती है। मतलब 15 लाख एक पार्टी को पड़ेंगे तो 15 लाख दूसरे पार्टी को पड़ेंगे। तो आर्बिट्रेटर की फ़ीस फिक्स्ड है। आर्बिट्रेटर पे कानून कहता है कि आप एक बार में 2 से 3 ज़्यादा केस नहीं ले सकते। तो आर्बिट्रेटर को बाध्य हो जाता है कि फटाफट केस करूं, जल्दी जल्दी निर्णय करूं ताकि मैं अगला केस पकड़ सकूं। तो इसलिए आर्बिट्रेशन में फैसले बहुत फास्ट होते हैं। अब सवाल ये उठता है कि आर्बिट्रेटर का जो फैसला आया है, जिसको अपन आर्बिट्रल अवार्ड बोलते हैं, उसकी वैल्यू क्या है, उसकी सेंटिटी क्या है। कानून में आर्बिट्रेशन अवार्ड की सेंटिटी एक कोर्ट की डिग्री के बराबर है। आप उसको कोर्ट की डिग्री के रूप में जाकर अपने पैसे की रिकवरी कर सकते हैं और उसको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस और मान्यता दी गई है। इसलिए
कि क्योंकि आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल आपके द्वारा चुना हुआ प्रतिनिधि है, तो उसका फैसला सबसे सर्वोपरि माना गया है, तो उसको चैलेंज भी नहीं किया जा सकता है। चैलेंज किया जा सकता है, बहुत लिमिटेड ग्राउंड है उसके। इसीलिए आप देखेंगे कि 95% केसेस में जो आर्बिट्रल अवार्ड हो जाता है वही फाइनल होता है, उसको चैलेंज हो नहीं पाता उसका। तो इसलिए आर्बिट्रल अवार्ड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो कि आपके लिए असेट है, एक वैल्यू है। अब हम बात करते हैं मध्यस्थम ट्रिब्यूनल की। मध्यस्थम ट्रिब्यूनल का कानून ये कहता है कि अगर मध्य प्रदेश में 3 बातें हों, एक कि आपका कॉन्ट्रैक्ट वर्ष कॉन्ट्रैक्ट के डेफिनेशन में आता है, जिसके के अंदर पब्लिक अंडरटेकिंग इन्वॉल्व हो और आपका क्लेम का अमाउंट 50,000 रुपये से ज़्यादा का हो, तो ऐसे सारे डिस्प्यूट मध्यस्थम ट्रिब्यूनल में जाते हैं। अभी मध्यस्थम ट्रिब्यूनल में जाने का नियम यह है कि उस डिपार्टमेंट के हाईएस्ट अथॉरिटी को आपको अपना डिस्प्यूट पेश करना पड़ता है और उसके बाद उस अधिकारी को फैसला देना पड़ता है, और उस फैसला देने के 1 साल के भीतर आप मध्यस्थम ट्रिब्यूनल में जा सकते हो। अगर अधिकारी ने 6 महीने तक फैसला नहीं दिया तो फिर आप उसके बाद 1 साल तक मध्यस्थम ट्रिब्यूनल जा सकते हो। इस तरह से मध्यस्थम ट्रिब्यूनल के कानून थोड़े से अलग है। अब मध्यस्थम ट्रिब्यूनल का आज तक का जो हिसाब है वो कोई बहुत अच्छा नहीं है। फैसले उसके बहुत देरी से आते हैं, बहुत लंबे आते हैं और एक तरफा आते हैं। उनमें गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ का नॉमिनेशन होता है, गवर्नमेंट अपॉइंटेड ही होती है, तो उस फैसले से लोग खुश नहीं होते। तो इसके बारे में बहुत ज़्यादा बहस चल रही है कि इस ट्रिब्यूनल को ख़त्म किया जाए। ये जो ट्रिब्यूनल का प्रोविज़न है ये सिर्फ 1 या 2 राज्यों में ही है, बाकी पूरे हिंदुस्तान में इस तरह की ट्रिब्यूनल नहीं होती है। बाकी पूरे हिंदुस्तान में आर्बिट्रेशन जो है वो प्राइवेट आर्बिट्रेशन 1996 के एक्ट के हिसाब से होता है। तो मेरा ये सुझाव है कि आप लोगों को और आपकी एसोसिएशन को इस संबंध में, राज्य सरकार में भी बातें चल रही है, सोच विचार जारी है कि मध्यस्थम ट्रिब्यूनल का उसके लिए कोई निर्णय लिया जाए। तो आप लोग सहयोग करेंगे, आपकी एसोसिएशन सहयोग करेगी तो ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी और आप लोग फिर नॉर्मल आर्बिट्रेशन में आ सकेंगे। तो उससे आप लोगों का काम करने का तरीका बदल जाएगा, काम करने की लहज़ी बदल जाएगी, आप लोग एक अलग तरीके से काम कर पाएंगे। ऐसा मेरा सुझाव है। तो मेरा छोटा सा सुझाव आपको, छोटी छोटी टिप्स ये हैं कि आप हर चीज़ के लिए समय समय चिट्ठियाँ लिखें, उसका रिमाइंडर भेजें। अब सवाल ये उठता है, कुछ लोग बोलते हैं सब चिट्ठी लिखने से डिपार्टमेंट नाराज़ हो जाते हैं और वो बुरा मानते हैं। मेरा यह कहना है कि जो चिट्ठियाँ आप लिखें उसमें आप अपनी समस्या को पूरी तरह से बताएं कि समस्या आपकी क्या है, प्रॉब्लम क्या है, और आप उनको सुझाव मांगें और उनसे रिक्वेस्ट करें कि हमारी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करके दो। आप उन पर व्यक्तिगत आक्षेप नहीं लगाएं, आप अपनी गलतियाँ नहीं दिखाएं, आप अपनी प्रॉब्लम समझाएं। तो उसका उनको जवाब देना ज़रूरी हो जाएगा और वो उसका बुरा भी नहीं मानेगा, क्योंकि आखिर में ये चिट्ठियाँ ही आपके काम में आएंगी जो आपको आपके केस को सपोर्ट करेंगी। अगर ये चिट्ठियाँ आपने नहीं लिखी हुई हैं तो मौखिक बातों का कोई वैल्यू नहीं है। तो ये आपको बहुत ज़रूरी है कि आप चिट्ठियाँ लिखें और अपनी बातों को, समस्या को समझाएं, उनसे निराकरण मांगें, उनके सुझाव मांगें, उन पर आक्षेप न लगाएं। अभी आप एडिशनल वर्क करते हैं और उसको आपको अप्रूवल नहीं मिलती है, बहुत सारी जगह ये समस्या है, और बाद में झगड़ा पड़ता है तो सवाल उठता है कि हमने तो आपको अप्रूवल दी नहीं, आपने ये काम कर दिया, इसका पैसा आपको नहीं मिलेगा। ये कॉमन समस्या है। अब आपने जो चिट्ठियाँ अगर इस संबंध में लिखी हैं तो वो आपको हेल्प करेंगी। आप देखेंगे कि हमारे यहाँ एक कानून है, सेक्शन 70 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। वो कानून ये बोलता है कि अगर आपने कोई काम किया है डिपार्टमेंट के लिए, जो इस मंशा से किया है कि मैं फोकट में नहीं कर रहा हूँ, मैं इसका पैसा लूँगा,
और उस काम की वजह से डिपार्टमेंट को बेनिफिट हुआ है, वो उसका लाभार्थी है, तो उस काम का पैसा हर्जाना देना कानून उसको बाध्य करता है कि वो उसका हर्जाना दे। तो इसलिए आप ध्यान रखें कि आपकी चिट्ठियाँ और आपके एक्स्ट्रा किए हुए काम, भले से आपके पास उसका अप्रूवल नहीं हो रिटर्न, आपको हर्जाना मिलेगा। इस बात का ध्यान रखें। कानून आपकी सहायता करता है इस मामले में। आपने काम किया है तो कानून ये कहता है या तो उस काम को वापस कर दें या उसका हर्जाना दें। वो उस काम को रख के अपने आप को धनवान नहीं बना सकते। तो ये बहुत ज़रूरी बात है। आपको ध्यान रखना चाहिए कि हर एक चीज़ के लिए एक समय सीमा दी गई है कानून में, लिमिटेशन। आपको अपने जो भी डिस्प्यूट्स हैं, जो भी कहानी है, उसको एक समयबद्ध सीमा के अंदर कोर्ट में या आर्बिट्रेशन में जाना पड़ता है। उसकी मियाद 3 साल है। 3 साल के भीतर अगर आप अपने विवाद को नहीं लेके गए सामने तो आपका जो राइट है वो ख़त्म हो जाता है, आपका अधिकार ख़त्म हो जाता है, आपका केस टाइम बाउंड हो जाता है। जो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट में जो नियम है वो ये है कि आपने जिस दिन काम किया उसके 3 साल के भीतर विवाद को आपको कोर्ट में ले जाना पड़ेगा, जिस दिन काम खत्म हुआ। दूसरे केसेस में ये नियम है कि जिस दिन डिस्प्यूट अराइज हुआ, आपने अपना क्लेम किया, सामने वाले ने उसको रिजेक्ट किया, उस रिजेक्शन से वो 3 साल की अवधि शुरू होगी। तो आपको 3 साल की उस अवधि में आपको क्लेम करना पड़ेगा। इसलिए आर्बिट्रेशन क्लॉज को भी आपको बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए कि इसके अंदर किस तरह की बातें कही गई है, क्योंकि आर्बिट्रेटर को उसी बात का पावर है डिसाइड करने का जो उसने आपको उसको अधिकार दिए है। अगर उसके पास उन बातों का फैसला करने का अधिकार नहीं होगा उस आर्बिट्रेशन क्लॉज में, तो उन बातों का फैसला नहीं कर पाएगा। तो इसलिए आपको आर्बिट्रेशन को ध्यान से देना चाहिए। अगर आप चाहें, आप सोचें कि आपके बाद आपके झगड़ों को आप कोर्ट में सीधे ले जाएं या हाई कोर्ट में ले जाएं, रिट पिटीशन लगाएं, तो नॉर्मली हाई कोर्ट कमर्शियल डिस्प्यूट्स में इंटरफेयर नहीं करती है, वो मना कर देती है। आपके कॉन्ट्रैक्ट में आर्बिट्रेशन क्लॉज है, आप आर्बिट्रेशन में जाइए, यहाँ मत आइए। तो इस तरह से बातें हैं। अब मेरा ये कहना है कि कानून में प्रावधान है इंटरिम रिलीफ का। इंटरिम रिलीफ ले सकते हैं आप अंडर सेक्शन 70। जैसे मान लीजिए आपका काम खत्म हो गया और आपका जो डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड है वो भी ख़त्म हो गया, उसके बावजूद भी आपकी बैंक गारंटी या जो भी अमाउंट आपका डिपॉजिट है परफॉर्मेंस सिक्योरिटी का वो वापस नहीं हो रहा है, उस केस में आप आर्बिट्रेशन से जाके या कोर्ट से जाकर इंटरिम रिलीफ ले सकते हैं कि भाई मेरी आप इस बैंक गारंटी को या मेरे डिपॉजिट को मुझे वापस किया जाए। कोर्ट से चलता रहेगा, फाइनल होने तक मुझे वापस किया जाए या कम से कम स्टे कर दिया जाए कि मुझसे आगे इसका एक्सटेंशन नहीं मांगे। इस तरह से बहुत सारे प्रावधान हैं जिसके बारे में हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स लोगों को जानकारी नहीं है और वो अपने क्लेम्स को छोड़ देते हैं। वो झगड़ा नहीं करना चाहते हैं, लफड़े में नहीं पड़ना चाहते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस तरह से आप कम से कम अपने 5 से 10% टर्नओवर का नुकसान कर लेते हैं। आपका जो प्रॉफिट होने वाला है या जो क्लेम के रूप में पैसे मिलने वाले हैं आपको, जो कि आपको आसानी से मिल सकते हैं, वो आप नुकसान कर लेते हैं। तो आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आप इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए करें, अपना ध्यान रखें, तो आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। अब अंत में मेरा कहना यही है कि आपकी एसोसिएशन, मैंने देखा, मैं मिला उन लोगों से, काफ़ी एक्टिवली काम कर रही है। मैं चाहता हूं कि आप लोग अपनी एसोसिएशन को सहयोग दें ताकि वो आपके इश्यूज़ को गवर्नमेंट लेवल तक उठा सकें। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक जो सुझाव मेरे दिमाग में आता है वो ये है कि एक मॉडल कंस्ट्रक्शन एग्रीमेंट का ड्राफ्ट तैयार किया जाए जो सब पे लागू हो। उस मॉडल टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड करने में जो कॉन्ट्रैक्टर्स के जो भी परेशानियां हैं, सुझाव हैं, उनको कंसिडर किया जाए और उसके आधार पर एक मॉडल कंस्ट्रक्शन एग्रीमेंट को डिज़ाइन किया जाए जो एक रूप से सब पे लागू हो जाए।
ये गवर्नमेंट कर सकती है, कई जगह पर लागू है, बहुत सारे डिपार्टमेंट इसको फॉलो करते हैं। उन्होंने कंस्ट्रक्शन एग्रीमेंट का स्वरूप दे दिया है और उसी को सभी लोग फॉलो करते हैं, उससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाती है। NHAI का कॉन्ट्रैक्ट है नेशनल हाईवे का, वो बिल्कुल परफेक्ट एग्जाम्पल है जिसमें उन्होंने हर बातों का ध्यान रखा गया है, आपके कॉन्ट्रैक्टर्स के सारे प्रॉब्लम्स को एड्रेस भी किया गया है। तो इस तरह से एसोसिएशन लेवल पे आप एक मॉडल कंस्ट्रक्शन एग्रीमेंट ड्राफ्ट करने की कोशिश गवर्नमेंट कर सकती है। ये मेरा पहला सुझाव है। दूसरा मेरा सुझाव है कि चूंकि गवर्नमेंट लेवल पर मध्य प्रदेश ट्रिब्यूनल को ख़त्म करने की बातें की सोची जा रही है, काफ़ी समय से विचाराधीन है, तो अगर आप लोग गवर्नमेंट को अप्रोच करेंगे और उनसे बात करेंगे तो आपको उस मध्यस्थता के चीज़ से छुटकारा मिल सकता है। तो इस तरह से आपको बहुत बड़ा फ़ायदा हो सकता है। यही मेरा कहना है। अब मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ और आपके कुछ सवाल हो तो उनको लेना चाहता हूँ। सो गाइज, माय डियर फ्रेंड्स एंड माय लवली गेस्ट, अगर आप में से किसी भी मेंबर को अगर कोई प्रश्न करना है हमारे तुलसी आंसर से तो बिल्कुल कर सकता है। आपके मन में जो भी सवाल है आप बिल्कुल अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। ये आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है। यस सर, माइक प्लीज़ कर देना प्लीज़। सर गुड आफ्टरनून। सर मेरा आपसे सवाल है, हमारा एसोसिएशन लड़ता रहता है, कुछ क्लॉजेज ऐसे हैं अग्रीमेंट में जिसमें वो वन साइडेड है, दोज आर बायस्ड टुवर्ड्स द गवर्नमेंट, दोज आर प्रो गवर्नमेंट क्लॉजेज। हम जाते हैं उसको रिजॉल्व करवाने के लिए, उन क्लॉजेज को हम चैलेंज करते हैं इन फ्रंट ऑफ PS हो गया या CS हो गया, वो समझते हैं और उसे इम्प्लीमेंट नहीं करते। ऑन पेपर वो आज भी क्लॉजेज ऐसे हैं जो वो ही चल रहे हैं, सिर्फ उन्होंने वो चीज़ें समझी हैं जिसकी लीगल सैंक्टिटी नहीं है, कोई लीगल सैंक्टिटी नहीं है टुवर्ड्स दोज क्लॉजेज, या उन्होंने कुछ हमारा क्लॉज एक्नॉलेज भी किया उस चीज़ को। तो इस चीज़ को हम लीगली कैसे प्रोसीड कर सकते हैं कि कोई क्लॉजेज है, जैसे 10 क्लॉजेज है जो हमारे अगेंस्ट जाते हैं, हम चाहते हैं उसका रेजोल्यूशन होना चाहिए, उसको हम लीगली कैसे प्रोसीड कर सकते हैं थ्रू एसोसिएशन कि वो जाके चेंजेस हो क्लॉजेज में? आपका सवाल बहुत अच्छा है। कॉन्ट्रैक्ट में जो वन साइडेड क्लॉजेज हैं, चूँकि कॉन्ट्रैक्ट आपने साइन किया है तो आप पे बंधनकारी हो जाते हैं। आपने जानते समझते बूझते अपना कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है तो आप पे बंधनकारी हो जाते हैं। लेकिन अगर कोई इस तरह से एक तरफा क्लॉज है जिसे कि एक साधारण बिजनेसमैन या सामान्य बुद्धि वाला बिजनेसमैन कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो आपको उसका प्रोटेस्ट करना पड़ेगा कि हमने इस कॉन्ट्रैक्ट, हमको इसके ऊपर ये प्रॉब्लम है, ये इस तरह से है, ये हमारी समस्या है और इसको आप ठीक करें। उसके बाद आपको कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ गया है तो आप प्रोटेस्ट के समय साइन करें कि भाई मैंने इस क्लॉज को प्रोटेस्ट, अंडर प्रोटेस्ट में इसको एक्सेप्ट किया है मैंने। तो उस केस में अगर वो क्लॉज इतना ज़्यादा ख़राब है जो कि कोर्ट के कॉन्शियस को अलाउ नहीं करता है, जो कि वो कहता है कि ये एकदम अनकॉन्शियसनेबल है, ओनरस है, तो उस केस में कोर्ट उसको ये मान के खारिज करती है कि आपने इस कॉन्ट्रैक्ट को अनड्यू इन्फ्लुएंस और दबाव में साइन किया है, फाइनेंशियल कोर्सेज की तरफ साइन किया है। तो उस केसेस में कोर्ट उस क्लॉज को अलग ढंग से देखती है। लेकिन फिर भी क्लॉज तो आपने साइन किया है, बाध्यता तो आपके ऊपर आएगी। अगर आप उस क्लॉज को अमेल करवा पाए, बता पाए तो ठीक रहेगा, या फिर आपको फिर उसके एसोसिएशन का तरीका ये है कि वो लंबा प्रोसीजर है कि उन क्लॉजेस को आप कोर्ट में चैलेंज करें और कोर्ट उन क्लॉजेस को स्ट्राइक डाउन करे, तो वो बात बनेगी आपकी फाइनली। और इसी तरह से कुछ क्लॉजेस होते हैं जो कि एम्बिगुअस होते हैं, आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी होते हैं। तो हमारे यहाँ कोर्ट हमेशा इस बात को बोलती है
कि ये गवर्नमेंट के जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं इस पे दूसरे पक्ष ने डॉटेड लाइन पर साइन किया है। आपको कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया है, आपकी कोई शर्तों को माना नहीं गया है। मैंने आपको इसीलिए बताया था कि पहले जब आप शुरू में प्री बिड मीटिंग हुई है आपकी, उस प्री बिड मीटिंग में क्लॉजेस के बारे में उठाएं आप मुद्दा और उन पर सोचने को मजबूर करें और सामने वाले का जवाब लें। उसका जवाब संतोषप्रद नहीं होने पर कोर्ट आपके सहानुभूति से विचार करेगी आपके पॉइंट पर। और जो डॉटेड लाइन कॉन्ट्रैक्ट है जिस पर आपको सिर्फ साइन करना, आप कुछ कर नहीं सकते, तो कोर्ट उस वे से मान के चलती है कि जिस क्लॉजेज में एम्बिग्विटी है वो क्लॉजेज स्ट्राइक करके आपके श्योर में पड़े जाएंगे। वो क्योंकि उसको लिखने वाला डिपार्टमेंट है, इसलिए वो कॉन्ट्रैक्ट के क्लॉजेज आपके श्योर में इंटरप्रेट किए जाएंगे। ये प्रोग्राम YouTube पर लाइव चल रहा है। कई ठेकेदार साथियों का फ़ोन आया था मेरे पास कि वो लोग किसी वजह से ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, तो वो भी इस कार्यक्रम को लाइवली YouTube पर देख रहे हैं। सर, इसी कंटिन्यूएशन में मेरा एक सवाल है कि क्या एग्रीमेंट के ऊपर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट प्रेसिडेंस करता है कि एग्रीमेंट ही प्रेसिडेंस करता है? दूसरा, क्या हमको नेचुरल जस्टिस का फ़ायदा मिलता है एग्रीमेंट वन साइडेड होने के कारण? तीसरा, हमको आर्बिट्रेशन कब इन्वोक करना चाहिए? क्या हम चलते काम में आर्बिट्रेशन इन्वोक कर सकते हैं? कई डिस्प्यूट हमारे काम चालू होते से चालू हो जाते हैं, तो क्या हम चलते काम में आर्बिट्रेशन इन्वोक कर सकते हैं? कुछ सर क्वेश्चन ऐसा है कि हमारी कई समस्याएं ऐसी है कि जो एग्रीमेंट में नहीं लिखा होता है, जैसे हमसे फाइनल बिल के टाइम मटेरियल के बिल्स मांगे जाते हैं, तो क्या हम बाध्य हैं वो सब बिल्स देने के लिए? जैसे स्टील सीमेंट के बिल कॉन्ट्रैक्ट में कहीं नहीं लिखा है, बिटुमिन हम लोकल मार्केट से ले लेते हैं, बाद में वो बोलते हैं कि रिफाइनरी के बिल दो। तो ये तो ओपन सेल मार्केट है, कहीं हमारे पे बाध्यता नहीं है कि हमको रिफाइनरी से खरीदना है। तो उस चक्कर में कई हमारे जो ठेकेदार जिन पे नॉलेज नहीं है वो फिर गलत बिल देना या वो करते हैं। इसके मुकाबले क्या हमको प्रोटेस्ट नहीं करना चाहिए कि हमारे एग्रीमेंट में ऐसा नहीं लिखा है? और ऐसी समस्या सर एक रॉयल्टी क्लियरेंस सर्टिफिकेट की है। रॉयल्टी क्लियरेंस सर्टिफिकेट हमारे एग्रीमेंट में डाल दिया जाता है कि आपको लाना है। पहले हमारे पास सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की ऐसे रूलिंग थे कि आपकी जवाबदारी नहीं है और स्टे मिला हुआ था। अभी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने हमारे अगेंस्ट डिसीजन कर दिया। इससे हमको बहुत तकलीफ आती है क्योंकि हम जो मटेरियल खरीदते हैं वो तो ओपन ड्राइवर के नाम, गाड़ी के नाम या आउट ऑफ स्टेट आता है, तो उसके लिए हमको कैसे फेस करना चाहिए? आपका पहला सवाल था कि आर्बिट्रेशन एक्ट प्रिवेल करेगा कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट प्रिवेल करेगा। हिंदुस्तान के कानून के हिसाब से अगर दो पक्षों के मध्य में कोई करार हुआ है और उन्होंने ऐसी शर्तों पे करार किया है जो कि गैर कानूनी नहीं है, अगर आपने बोला कि मैं जुआ खेलूंगा उसका प्रॉफिट लूँगा, प्रॉफिट शेयर करूँगा, तो एग्रीमेंट तो हो गया, लेकिन वो गैर कानूनी है। तो अगर आपने ऐसे कोई भी कॉन्ट्रैक्ट को किया है जिसकी जो कानून के हिसाब से गैर कानूनी है, तो वो मान्य नहीं होगा। उसके अलावा आपने जो भी शर्तें आपस में तय कर ली हैं जो गैर कानून नहीं है, तो वो एक दूसरे के प्रति बाध्यकारी है। तो इस सवाल का जवाब ये है कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हमेशा प्रिवेल करेगा। सब्सटेंटिव लॉ है, कानून जो देश का कानून है वो सब्सटेंटिव लॉ है। उस लॉ के खिलाफ अगर कॉन्ट्रैक्ट में कोई शर्त लिख दी गई है जो गैर कानूनी है, तो वो स्ट्राइक डाउन की जाएगी। सर, ऐसी कोई शर्त कॉन्ट्रैक्ट में है ही नहीं, तो उसमें हमको जस्टिस जो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के साथ मिलेगी? बिल्कुल, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में सब जिस मामले में हमारा एग्रीमेंट साइलेंट है, उस मामले में हमको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट प्रिवेल करेगा। बिल्कुल, जैसा कि मैं एग्जांपल देता हूँ, कॉन्ट्रैक्ट में ऐसी कोई शर्त नहीं है कि अगर आपको नुकसान हो जाएगा तो उसकी भरपाई डिपार्टमेंट को करनी पड़ेगी। कॉन्ट्रैक्ट में कोई शर्त नहीं है, लेकिन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेक्शन 73 कहता है कि अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट में उनकी ब्रीच की वजह से, सामने वालों की गलती की वजह से या ब्रीच की वजह से कोई नुकसान हुआ है, तो खर्चाना आप क्लेम कर सकते हो, आप अपना एक्चुअल लॉसेस को क्लेम कर सकते हो। कॉन्ट्रैक्ट
कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा डाल देते हैं कि आपको कोई भी नुकसान हो अभी आप उसमें डाल देते हैं कि आप क्लेम नहीं कर सकते। सॉरी, कॉन्ट्रैक्ट में अगर ऐसा कुछ डाल दिया कि आपको जो भी नुकसान हुए, साइड लेट मिले या कोई भी हो, आप क्लेम नहीं कर सकते, तो ऐसा कोई क्लास डाल दिया जाए तो वो लीगल क्लास है क्या? वो लीगल क्लॉज नहीं है, वो गलत क्लॉज है। वो उसमें इंडियन अगर वो नुकसान उनकी गलती से हुआ है तो उसके लिए उनको हर्जाना देना जवाबदार बनती है। सर, जो साइड लेट मिलती है या हमको जो क्लेम्स के लिए डॉक्यूमेंट एविडेंस कलेक्ट करना है, वो क्या क्या डॉक्यूमेंट है जो हमको टाइम पे साइड लेट होते टाइम कलेक्ट करना है, कंपनसेशन ऑफ डिले और इन सब चीज़ों के लिए? क्योंकि कई बार हमारे डॉक्यूमेंटेशन नहीं होने के कारण वो क्लेम हम नहीं ले पाते हैं, तो हम क्या डॉक्यूमेंट्स हमको उस टाइम कलेक्ट करना इसीलिए मेरा आपसे शुरू से भी निवेदन रहा कि हर एक चीज़ जहाँ पर प्रॉब्लम है वहाँ पर आप चिट्ठी लिखिए। चिट्ठी लिखने के अलावा आपके हाथ में कोई तरीका नहीं है। कोई बिल वाउचर ऐसा कुछ क्रिएट तो हमको नहीं करना पड़ता है हाँ? सर? बिल या वाउचर कोई ऐसा सपोर्ट में कोई डॉक्यूमेंट तो नहीं देना पड़ता है? क्या रिटर्न चिट्ठी सफिशिएंट है? नहीं, चिट्ठी लिखते वक्त आपको सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास हैं तो दे, नहीं तो आप कम से कम अपने जो फैक्ट्स फिगर्स हैं उनको उसमें चिट्ठी में उजागर कर दें कि आपको इस तरह से नुकसानी हो रही है। हमको आखिरी में क्लेम करते टाइम कोई बिल वाउचर उस चीज़ के नहीं देना है कि हमारा स्टाफ बैठा था या ये वो बैठा था। देखिए, कानून ये कहता है कि आपने क्लेम किया है, आपको नुकसान हुआ है, उस नुकसान को साबित करने की जवाबदारी आपकी है। तो किस तरह नुकसान है, क्या नुकसान है, उसके हिसाब से उसका डॉक्यूमेंटेशन आपको देना जरूरी है। आपको चिट्ठियाँ देनी जरूरी है, दूसरे एविडेंस जरूरी है, मौखिक एविडेंस पूरे चाहिए आपको अपने नुकसान को प्रूव करने के लिए। अगर आप अपने नुकसान को साबित नहीं कर पाएंगे तो आपको क्लेम नहीं मिलेगा। सर, यही मेरा क्वेश्चन है कि हमको क्या क्या पेपर्स उस टाइम कलेक्ट करना चाहिए? हाँ जी, क्या क्या पेपर्स हमको कलेक्ट करके रखना चाहिए उस टाइम? देखिए, मेन तो है कॉन्ट्रैक्ट की शर्तें, फिर उसका जब उल्लंघन हुआ तो उसके बारे में चिट्ठी पत्री। नहीं सर, चिट्ठी पत्री के अलावा जैसे हमको साइड नहीं मिली, हाँ। तो हमको उस टाइम किस तरीके के वाउचर और किस तरीके के बिल कलेक्ट करके रखना है बाद में क्लेम करने के लिए? अब देखिए, आपको अगर साइट नहीं मिली इत्तेफाक से तो आपकी चिट्ठियाँ बताएंगी, आपको उस वक्त बताना पड़ेगा कि मेरे मशीन आइडली पड़ी रही, मेरी लेबर आइडली पड़ी रही, उसके डेटा, उसके फिगर, मशीनों की लिस्ट, वर्कर्स की लिस्ट, उसकी सैलरी के पेमेंट, ये सब एविडेंस जो उसके संबंधित एविडेंस है वो आपको व्यवस्था कर रखनी पड़ेगी। ठीक है सर, मेरे अदर क्वेश्चंस में ये था सर कि हमको आर्बिट्रेशन कब इन्वोक करना चाहिए? क्या चलते काम में हम आर्बिट्रेशन इन्वोक कर पाएंगे? देखिए, कानून के हिसाब से आर्बिट्रेशन इन्वोक कब करना चाहिए? आर्बिट्रेशन इन्वोक करने की इसमें आप मुझसे बात करें लिमिटेशन एक्ट की समयावधि क्या है, एक क्लेम को आर्बिट्रेशन को करने की समयावधि क्या है? नहीं सर, समयावधि एक अलग चीज़ है। कई ऐसे डिस्प्यूट्स हो जाते हैं जो हमको बीच काम में ही बड़ा फाइनेंशियल लॉस देते हैं, तो क्या हम चलते काम में ही उस आर्बिट्रेशन को निपटा सकते हैं, उसमें डिस्प्यूट रिजोल्यूशन के लिए जा सकते हैं? बिल्कुल। आपका जब कोई डिस्प्यूट खड़ा हो जाए तो आपके पास अधिकार है कि काम को चलाते रहें और डिस्प्यूट को आर्बिट्रेशन में ले जाएं, और उसके अंदर उसमें सेक्शन 17 का प्रावधान है आर्बिट्रेशन में कि अगर उसमें कोई आपको इंटीरिम रिलीफ चाहिए, कोई तुरंत सहायता चाहिए, तो वो तुरंत सहायता भी आर्बिट्रेटर अपने ऑर्डर में देगा आपको। तो आप वेट ना करें, आप तुरंत आर्बिट्रेशन में जाएं और उसको करें। और वैसे नॉर्मली नियम ये है कि डिस्प्यूट खड़ा होने के 3 साल के भीतर आपको आर्बिट्रेशन को रिवोक कर देना चाहिए। आर्बिट्रेशन रिवोकेशन 3 साल में हो जाना चाहिए डिस्प्यूट खड़ा होने के अंदर। डिस्प्यूट कब खड़ा होता है? जब आपने कोई क्लेम किया और सामने वाले ने उसका रिजेक्शन किया, मौखिक रिजेक्शन नहीं, रिटर्न रिजेक्शन क्लियर टर्म्स में कि नहीं, आपका क्लेम स्वीकार नहीं है, आपका ये क्लेम गलत है, स्वीकार नहीं है, एक क्लियर रिजेक्शन चाहिए। उस क्लियर रिजेक्शन से लिमिटेशन शुरू हो जाएगा और आपको वहाँ पे 3 साल के भीतर आर्बिट्रेशन जाना पड़ेगा। सर, एक बहुत बड़ी समस्या ये है कि कंप्लीशन सर्टिफिकेट इशू करे बगैर ऑक्यूपेशन या यूजेज चालू हो जाता है। सॉरी? कंप्लीशन सर्टिफिकेट इशू किए बगैर उस रोड या उस बिल्डिंग का ऑक्यूपेशन या यूज चालू हो जाता है, तो क्या उसको कंप्लीशन माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? वो कंप्लीशन विवादास्पद तो है। कंप्लीशन सर्टिफिकेट ही एकमात्र एविडेंस है कि काम कंप्लीट हुआ है। ऑक्यूपेशन सेकेंडरी एविडेंस है, प्राइमरी एविडेंस नहीं है। सर, तो यूजेज चालू होने पे डिफेक्ट लायबिलिटी चालू होगी कि नहीं होगी? डिफेक्ट लायबिलिटी तो आपकी कंप्लीशन सर्टिफिकेट से ही शुरू होगी। यूजेज से उसका कोई वो लिंक नहीं है। हाँ।
सर एक मैंने वो रॉयल्टी वाला और वो एक क्वेश्चन और किया कौन था, सा? जीएसटी और रॉयल्टी वाला क्वेश्चन था एक मेरा। जीएसटी के बिल्स मांगते हैं, हमारे एग्रीमेंट में कहीं नहीं लिखा है कि हमको मटेरियल प्रोक्योरमेंट का बिल्स प्रोड्यूस करना है, और बाद में बिल्स मांगते हैं कि आपके मटेरियल प्रोक्योरमेंट के बिल्स जो है वो दे, तो क्या हम बाध्य हैं वो बिल देने के लिए? नहीं, अगर कॉन्ट्रैक्टर आपको नहीं बताता है कि कोई बिल्स प्रोड्यूस करना है तो आपकी बाध्यता नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट की शर्त सबसे प्राइमरी है। एक रॉयल्टी क्लियरेंस का सर हमारे एग्रीमेंट में क्लॉज डला रहता है, तो उससे कैसे मुक्ति पाई जा सकती है सर? रॉयल्टी क्लियरेंस? हाँ। नहीं, मुक्ति नहीं पा सकते आप। मुक्ति नहीं पा सकते? नहीं। कॉन्ट्रैक्ट में सर एक प्रोविजन होता है एज पर आपकी आवाज़ नहीं आ रही है, या तो आगे आ जाए थोड़ा सा। कॉन्ट्रैक्ट में एक ऐसा प्रोविजन होता है अंडर क्लॉज 12 जिसमें इंजीनियर इंचार्ज फोरक्लोज कर सकता है किसी भी वर्क के किसी पार्ट को। तो क्या वो फोरक्लोजर अंडर फोर्स मेजर, जो मतलब अंडर जो कंडीशन होती हैं जो बियॉन्ड द लिमिट ऑफ गवर्नमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट, जो कॉन्ट्रैक्ट इन दोनों पार्टीज के बीच में साइन होता है, उससे बियॉन्ड कंडीशन, जैसे अपन कोरोना कह सकते हैं, जैसे मैं आपकी अपन बात को सुन नहीं पा रहा हूँ ठीक से, थोड़ा प्लीज़ आगे आगे बताएं। चलिए ना, हवा आ रही है ना पंखे की आवाज़ से, मैं सुन नहीं पा रहा हूँ। जैसे क्लॉज 12 के अंदर अपनी जो कंडीशन होती है कि अपन ट्रिब्यूनल में आर्बिट्रेटर में जा सकते हैं, और फोर्स में फिर से बोले। जैसे क्लॉज 12 के अंदर जो कंडीशन होती है कि अपन उसके जो मतलब यानी ट्रिब्यूनल के अंदर अपन जा सकते हैं, किस पर जा सकते हैं? आर्बिट्रेशन कर सकते हैं अपन। तो उसमें एक क्लॉज फोरक्लोजर का भी होता है, और एक क्लोज होता है कि जिसमें कॉन्ट्रैक्ट को बिना किसी रीजन बताए इंजीनियर इंचार्ज कॉन्ट्रैक्ट का पूरा कॉन्ट्रैक्ट या किसी पार्ट को फोरक्लोज कर सकता है, जबकि वो वर्क उसने इनिशिएट भी कर दिया हो, साइट पे उसका इनिशिएशन वर्क स्टार्ट भी हो गया हो, और कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस रेज हुए जिसके कारण से कि वो कॉन्ट्रैक्ट वो जो पार्ट ऑफ वर्क है वो या तो अंडर डिस्प्यूट आ गया, या वो किसी कॉन्ट्रैक्ट के जो एग्रीमेंट के जो आइटम्स हैं, नॉमेनक्लेचर्स हैं, उसके बियॉन्ड हो गया। तो ऐसे सर्कमस्टांसेस में क्या इंजीनियर इंचार्ज फोरक्लोज कर सकता है? और यदि वो फोरक्लोज करता है तो क्या उसकी कंडीशन को वो अंडर जो जैसे फोर्स मेजर्स में जो बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो बियॉन्ड द लिमिट ऑफ मतलब नेचुरल जस्टिस, जो नेचुरल लॉ है, जैसे कोरोना आया या बाढ़ आ गई या कोई आपदा आ गई, तो उस कंडीशन में तो गवर्नमेंट कर सकती है, कॉन्ट्रैक्टर नहीं कर सकता। कॉन्ट्रैक्टर का तो उसका टाइम डिले हो गया, और वो टाइम पास होने के बाद फिर उसको उस वर्क को एग्जीक्यूट करना है, और इंजीनियर इंचार्ज पर उस केस में फोरक्लोज कर देता है। देखिए, सारे फैक्ट्स को देखना पड़ेगा और आपकी कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों को देखना पड़ेगा, उसके बाद मैं इसका एग्जैक्ट आंसर दे पाऊँगा। लेकिन मैं मोटे रूप में बता सकता हूँ आपको कि अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट, एक तो आप समझ लीजिए कि जो फोर्स मेजर इवेंट है वो एक टेम्परेरी इवेंट है जो कि थोड़े समय के लिए होता है। एक कोरोना का एक्सेप्शन छोड़ दीजिए आप, जो बहुत लंबे समय तक चला और उसके बहुत सारी बात आई। नॉर्मली ये फोर्स मेजर इवेंट कुछ समय का रहता है, 1 महीना, 2 महीना, 15 दिन, 5 दिन, तो उसकी वजह से कॉन्ट्रैक्ट फोरक्लोज नहीं किया जा सकता, वो एक टेम्परेरी इवेंट है। क्वेश्चन एक ही है कि इंजीनियरिंग इंचार्ज के पास फोरक्लोज करने का राइट कॉन्ट्रैक्ट देता है, या तो उस फोरक्लोज की कंडीशंस लिखी हो कि इन कंडीशन से फोरक्लोज कर सकता है। अगर उसके बारे में खुलासा नहीं है तो उसने जो कॉन्ट्रैक्ट को फोरक्लोज किया है तो फिर कानून देखेगा कि ये फोरक्लोजर लॉफुल है कि अनलॉफुल है। अगर वो फोरक्लोजर अनलॉफुल है तो फिर आपको पूरा हर्जाना दिया जाएगा, आपके प्रॉफिट का, आपके दूसरे नुकसानी का, सबका हर्जाना क्लेम आप कर सकते हो। कुछ केसेस में, बड़े केसेस में,
जब फोरक्लोजर का कॉन्ट्रैक्ट की बात होती है और आपका कॉन्ट्रैक्ट फोरक्लोज नहीं हुआ है, उसके पहले आप कोर्ट में जाके स्टे मांग सकते हो इन चीज़ों के ऊपर कि मेरे कॉन्ट्रैक्ट को फोरक्लोज होने की संभावना है, स्टे दिया जाए। नॉर्मली कोर्ट इस तरह के केसेस को इंटरटेन कम करती है जब तक कि बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन फोरक्लोज करने का उसने किया है तो आप उसको रोक नहीं सकते हो। आप सिर्फ हर्जाना क्लेम कर सकते हो, हर्जाना आपको पूरा मिलेगा अगर उसका फोरक्लोजर अनलॉफुल है। नहीं, इंजीनियर इंचार्ज ने तो फोरक्लोज कर दिया। हाँ और जबकि वर्क हम इनिशिएट कर चुके हैं। हाँ तो उसके हर्जाने के तो पात्र हो गए हमें। हाँ हाँ, और उसके अगेंस्ट टाइम लिमिट और जो टाइम ड्यूरेशन है उसका क्या होगा? इसीलिए मैं कहता हूँ कि आपका ड्यूरेशन क्लेम करने की ड्यूरेशन की बात कर रहे हैं आप, किस ड्यूरेशन की बात कर रहे हैं? टाइम ड्यूरेशन, जो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड हैं? कॉन्ट्रैक्ट पीरियड। हाँ, तो इसीलिए आपका फोरक्लोज हो गया कॉन्ट्रैक्ट, तो वहाँ से लेके कॉन्ट्रैक्ट क्लोज होने तक की आपकी प्रॉफिटेबिलिटी क्या रहेगी, उसका हर्जाना आप क्लेम कर सकते हैं। क्वेश्चन इज दैट कि यहाँ पर ये यदि कॉन्ट्रैक्टर जैसे उसने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, एग्रीमेंट साइन हुआ एक पर्टिकुलर वर्क के लिए, ठीक है, उस वर्क को अपन आधा 20% अपन ने अचीव कर लिया, सॉरी 20% अपन ने उस वर्क को एग्जीक्यूट कर लिया, ठीक है। ये उसके बाद गवर्नमेंट के जो कुछ ऑफिसर्स हैं उनको ऐसा महसूस हुआ कि हमसे कुछ गलत इसके अंदर सैंक्शंस और जो पावर्स का जो मतलब हमने जो एस्टिमेशन वो कुछ गलत बना हुआ है, तो उस बिहाफ पे उन्होंने उसको फोरक्लोज कर दिया और उस आइटम को कॉन्ट्रैक्टर के लिए एंटाइटल नहीं माना, बिकॉज कॉन्ट्रैक्टर इज बाउंड अंडर दैट क्लॉज की, वो उस क्लॉज को वो तो अंडर आर्बिट्रेबल तो तब होगा जबकि वो एग्जीक्यूट होगा। नहीं नहीं नहीं, आपका कॉन्ट्रैक्ट फोरक्लोज कर दिया उसने, राइट, पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, डिस्प्यूट खड़ा हो गया, डिस्प्यूट खड़ा हो गया तो आर्बिट्रेबल पावर है उसको डिसाइड करने का, डिस्प्यूट खड़ा होते से आर्बिट्रेटर का पावर शुरू हो जाता है। तो फोरक्लोज करने की पावर है, इंजीनियर इंचार्ज को अगर कॉन्ट्रैक्ट पावर देता है तो है। यहाँ उपस्थित समस्त ठेकेदारों की तरफ से कुछ बातें आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ मैं। मेरा नाम अरुण जैन है। आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल ख़त्म करने के लिए हमने हाई कोर्ट में याचिका दायर की हुई है, जो एडमिटेड पिटिशन है और फाइनल हियरिंग में पेंडिंग है 2 साल से। दूसरा, जैसा आपने बताया कि शर्तों के बारे में, तो राज्य सरकार ने एक स्टैंडर्ड बिडिंग डॉक्यूमेंट बनाया हुआ है SBD, जिसके आधार पर सभी विभाग निविदा आमंत्रित करते हैं। वो 1 साइडेड टेंडर डॉक्यूमेंट है, उसमें आप कंडीशनल एग्रीमेंट नहीं कर सकते, आप कोई शर्त डाल के एग्रीमेंट नहीं कर सकते हो, आपको तो एग्रीमेंट करना है, सिर्फ साइन करनी है। तो वो अधिकार हमारे पास सुरक्षित नहीं है कि हम कोई प्रोटेस्ट करके कर दें। दूसरा, एग्रीमेंट में इंटरेस्ट का कोई प्रावधान नहीं है, जैसा आपने बताया कि इंटरेस्ट का प्रावधान हो। तीसरा, जो साइड क्लियरेंस या जो भी विषय है उसमें वेग है, कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट में कुछ भी नहीं लिखा है, सिर्फ डिले है तो टाइम एक्सटेंशन देंगे ऐसा लिखा है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि जो SBD डॉक्यूमेंट है उसका अमेंडमेंट में हम सब लोगों को मिलकर प्रयास करना चाहिए। उसके अलावा एक एक बात पे बिंदु पे बात करेंगे तो ट्रिब्यूनल जाना और निर्णय लेना इतना आसान नहीं। तो जैसे प्रीबिड का आपने बताया, प्रीबिड में हम लोग जो क्वेश्चन रेज करते हैं तो 99% वो आंसर देते हैं एज पर टेंडर डॉक्यूमेंट, जिसका जवाब उनको भी नहीं मालूम और हमको भी नहीं मालूम क्या लिखा है। वो संतोषप्रद जवाब नहीं है ना, क्योंकि वो संतोषप्रद नहीं है, पर न्यायालय में ये होता है कि हमने तो लिखा था जो निविदा प्रपत्र में लिखा है वो लागू। देखिए, प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम का इतना सिंपल सॉल्यूशन भी नहीं है, क्योंकि कानून ये कहता है कि आपने एग्रीमेंट साइन किया है और आप समझते बूझते एग्रीमेंट साइन किया है और उस एग्रीमेंट की शर्तें अगर गैर कानूनी नहीं है तो आपको बंधनकारी है। प्रॉब्लम तो है। हाँ, पर सर हमारे पास ये अधिकार नहीं है कि हम अंडर प्रोटेस्ट साइन कर पाए। नहीं, आप साइन करिए और अंडर प्रोटेस्ट का लेटर लिखिए। हाँ, वो बाद में आफ्टर दैट वो आप वही काम में आने वाला है, आप पे जी वही काम में आने वाला है, क्योंकि हमारा कानून कहता है अनड्यू इन्फ्लुएंस और फाइनेंशियल कोर्शन। आपने अगर कोई एक पार्टी के पास
दूसरी पार्टी की इच्छा को कंट्रोल करने का अधिकार है, जो कि सामने वाले के पास है, और उसने उस अधिकार का उपयोग किया है, जो कि उसने किया है, तो उस केस में उस शर्त को कानून रिजेक्ट करता है। हमारे एग्रीमेंट में तो पेमेंट कितने समय में करना ये भी उल्लेखनीय है। पेमेंट रनिंग बिल का या फाइनल बिल का कितने समय अवधि में करना है, अब ये सब झगड़े उसका भी स्पष्ट उल्लेखनीय है। यही झगड़े की बात है। कॉन्ट्रैक्ट में नहीं स्पष्ट होने से फिर वो चीज़ विवेक पे चली जाती है, आर्बिट्रेटर के ऊपर। हमारा कानून ये कहता है कि कोई भी चीज़ जिसके लिए संबंध में कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है, तो एक सही समय सीमा क्या होनी चाहिए, नॉर्मल समय सीमा, उसको मान के चलना चाहिए। मान लीजिए आपकी केस में समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है, तो नॉर्मली माना जाता है पेमेंट 30 दिन में होना चाहिए, तो कोर्ट उसको 30 दिन को समय सीमा मान के अपना फैसला करती है। थैंक यू। नहीं सर, मुझे सर ज़्यादा करके कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा लिखा होता है कि 15 दिन के अंदर 75% पैसा देंगे और 1 महीने के अंदर 100% पैसा देंगे। लेकिन इसके बावजूद भी मान लीजिए पैसा नहीं दिए जाते हैं और वो 3 महीने के बाद दिए गए, 2 महीने के बाद दिए गए, तो ऐसा कहीं नहीं लिखा है कॉन्ट्रैक्ट में कि इंटरेस्ट ऑन डिलेड पेमेंट दे दिया जाएगा, या नेगेटिव क्लॉज भी नहीं है। तो लेकिन ज़्यादा करके जब तक हम कोर्ट कचहरी तक नहीं पहुँच जाते हैं वो पैसा मिलते नहीं है। तो इसका लॉ में क्या प्रोविजन है? एक दूसरा मेरा ये कहना है एक्सकलेशन, जनरली ज़्यादा करके कॉन्ट्रैक्ट में तो एक्सकलेशन बहुत से निकाल दिया है या कहीं रखा भी है, तो उनका ये कहना है कि आपका कॉन्ट्रैक्ट 1 साल का था और यदि ये कॉन्ट्रैक्ट 3 साल चला है बिकॉज ऑफ कोविड या और कोई भी रीज़न से, तो ठीक है हमने आपको एक्सटेंशन दे दिया, दैट्स इट। वो 1 साल तक का जो काम हुआ उसको एक्सक्लूशन मिलेगा, बाकी का वो जो 1 साल का इंडेक्स था उसी पे मिलेगा। हालांकि रेट्स 2 साल में काफ़ी कुछ बढ़ गए होते। और तीसरा जो कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, इस देश के जितने भी स्टेट गवर्नमेंट है पर्टिकुलरली 60 to 70% कॉन्ट्रैक्ट्स में वो आर्बिट्रेशन क्लॉज ही नहीं रखते हैं। उनका कहना है कि जाना है तो कोर्ट में जाओ, नहीं तो चुप बैठो। तो इन तीनों चीज़ों का क्या इलाज है? आपका पहला सवाल क्या था? इंटरेस्ट ऑन डिलेड पेमेंट। इंटरेस्ट ऑन डिलेड पेमेंट। तो अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट में 15 दिन या 30 दिन का पेमेंट का क्लॉज है और आपका पेमेंट डिले हुआ है, तो आपके पास कोई तरीका नहीं है सिवाय इसके कि उस इंटरेस्ट को आप आर्बिट्रेशन में क्लेम करो, और कोई तरीका नहीं, आपको आर्बिट्रेशन में क्लेम करना पड़ेगा। अब सवाल उसमें आता है 2 बातों का कि इंटरेस्ट आपको किस रेट से दिया जाएगा और कंपाउंडिंग किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा। तो अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट में इंटरेस्ट का क्लॉज का परसेंटेज का खुलासा नहीं है, तो फिर ये आर्बिट्रेटर के विवेक के ऊपर दिया गया है सेक्शन 31(7) में कि वो अपने विवेक से सही इंटरेस्ट दर का निर्धारण कर दे, और फिर नॉर्मली उस केस में वो सिंपल इंटरेस्ट देता है। अगर आपके बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स मैंने देखे हैं जिसमें इंटरेस्ट का हवाला भी होता है और कंपाउंडिंग का हवाला भी होता है। या डिले होती है तो इंटरेस्ट रेट ये दिया जाएगा, कंपाउंडिंग इस तरह की जाएगी। तो अगर ऐसा क्लॉज नहीं है तो सब कुछ उसके विवेक के ऊपर है, वो किस ढंग से आपको इंटरेस्ट ग्रांट करता है। हाँ, एस्केलेशन देखिए, कानून ये कहता है कि अगर किसी भी चीज़ के किसी भी कंडीशन के ब्रीच से, जो ब्रीच सामने वाले ने किया है उससे अगर आपको लॉस हुआ है तो अपने लॉस को अप्रूव कीजिए। तो वो लॉस एस्केलेशन के रूप में हो सकता है, मैन पावर के रूप में हो सकता है, आइडलिंग के रूप में हो सकता है, दूसरे खर्चों के रूप में हो सकता है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस के रूप में होता है। अब जैसे कि हमारे यहाँ एक सवाल था उनका, सर का एक सवाल था कि अगर फोरक्लोज कर देते हैं कॉन्ट्रैक्ट तो क्या होता है। तो जब कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट फोरक्लोज हो जाता है प्रीमेच्योरली, तो हमारे कानून में एक फार्मूला, एंडमम फार्मूला, वो फार्मूले के हिसाब से आपका कंपनसेशन अमाउंट तय होता है। उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट आ जाती है, आपको पिछली प्रॉफिटेबिलिटी आ जाती है बैलेंस शीट की, वो सब के आधार पे एक बजट तय होता है। तो कानून में प्रावधान है हर एक चीज़ का। कॉन्ट्रैक्ट में 1000 शर्तें थोड़ी लिखी जा सकती है, कुछ ही शर्तें लिखी जा सकती है, बाकी तो सब शर्तें कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से
डिसाइड की जाती है। हाँ, अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट में आर्बिट्रेशन क्लॉज नहीं है तो आप आर्बिट्रेशन नहीं कर सकते। उस केस में आपको कोर्ट को ही जाना पड़ेगा। हेलो, आर्बिट्रेशन क्लॉज में जाने के बाद जो भी डिसीजन आता है उसको भी हम क्या कोर्ट में अपील कर सकते हैं? देखिए, मैंने आपको पहले बताया कि आर्बिट्रेशन का डिसीजन आता है जो, उसको आर्बिट्रेशन अवार्ड बोलते हैं। उस अवार्ड की मान्यता कोर्ट डिग्री के बराबर है और उसकी उस डिग्री की, जैसे आप कोर्ट की डिग्री से पैसा वसूल कर सकते हैं वैसे उस अवार्ड के स्ट्रेंथ पे आप अपना पैसा वसूल कर सकते हैं। ये तो पहली बात हुई। दूसरी बात, जब आप अपने आर्बिट्रेशन अवार्ड की डिग्री का पैसा वसूल करने जाते हैं तो आपका मामला चूंकि आर्बिट्रेशन में एक्ट के अंतर्गत है तो आपके आर्बिट्रेशन संबंधित सारे मामले कोर्ट के अंदर एक स्पेशल कोर्ट में चलते हैं जिसको हम कहते हैं कमर्शियल कोर्ट। कमर्शियल कोर्ट का जज इन मामलों में थोड़ा माहिर होता है, नॉर्मल जज की तरह नहीं होता है, तो वहाँ वो बेटर चीज़ों को समझता है। तीसरी बात, जब आप कोर्ट से डिग्री लेते हैं तो उस कोर्ट की डिग्री को चैलेंज कर सकते हैं अपील में। अपील का मतलब क्या होता है? आप शुरू से पूरी सुनवाई होगी, आप शुरू सारी बातें होगी, फिर सेकंड अपील, फिर थर्ड अपील, फिर हाई कोर्ट, फिर। पर आर्बिट्रेशन अवार्ड की ब्यूटी ये है कि एक तो फास्ट होता है और दूसरा उस अवार्ड को चैलेंज करने के ग्राउंड बहुत लिमिटेड है। अगर जज ने कोई ऐसा उटपटांग फैसला नहीं दे दिया जो कि साला किसी को समझ में ही नहीं आए तो बात अलग है, वरना 95% केसेस में जो आर्बिट्रेशन अवार्ड रहते हैं उसको चैलेंज एक्सेप्ट नहीं होते, उसके चैलेंज रिजेक्ट होते हैं। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका। आपने बहुत ही उपयोगी मार्गदर्शन आज हम बिल्डर एसोसिएशन के सभी सदस्यों को दिया। मैं बिल्डर एसोसिएशन ऑफ इंडिया की तरफ से आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आभार मानता हूं। थैंक यू सो मच मिस्टर तुलसी ज्ञान जी। हेलो। सो गाइस, जो सेकंड शख्सियत को जो मैं बुलाने जा रही हूँ, जिनसे अब आप रूबरू होंगे, उनके बारे में मैं कुछ बताना चाहती हूँ। वो MSME के स्पेशलाइजेशन हैं, साथ ही साथ मैं उनके बारे में कुछ बताना चाहूँगी। वो CA हैं डॉक्टर अभय शर्मा, MCOM PhD फेलो, चार्टर्ड अकाउंटेंट, CCIA ICAI FAFD, साथ ही साथ उन्होंने ICAI भी किया हुआ है। ऑन सिक्योरिटी ऑफ टैक्स प्रैक्टिशनर एसोसिएशन इंदौर सिंस 2021, चेयरमैन इंदौर CA ब्रांच 2018-19, अवॉर्डेड टाइम्स आइकॉन ऑफ मध्य प्रदेश 2020 अंडर द कैटेगरी एंटरप्रेन्योर ऑफ द अवार्ड द luminaries by दैनिक भास्कर ग्रुप Top 25 Chartered Accountant of Central India, Security of Indore CA branch for the year 2015-16, member of All India's Federation of Tax Practitioner, member Indore Management Association, and मैं बताना चाहूँगी वो member of Commercial Tax Practitioner Association भी हैं। So guys, most welcome Mr. Dr. Abhay Sharma. थैंक यू मैडम। सर्वप्रथम मैं बिल्डर्स एसोसिएशन ऑफ इंदौर चैप्टर को
बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे यहां आप सभी के समक्ष अपनी बात रखने का मौका दिया। मंचासीन मिस्टर आनंद गुप्ता जी, वाइस चेयरमैन ऑल इंडिया बिल्डर्स एसोसिएशन, एमपी चैप्टर के चेयरमैन श्री अरुण जैन जी, इंदौर चैप्टर के चेयरमैन श्री विनोद जी हासानंदानी, सेक्रेटरी श्री ओम प्रकाश विजयवर्गीय जी, मेरे को स्पीकर और सीनियर एडवोकेट विजय तुलसियान जी, एवं अर्थकॉन से श्री आशीष मेहता जी। जैसा कि आप सबको विदित ही है कि अभी कुछ दिनों से एमएसएमई का हल्ला काफ़ी चल रहा है। मैं आप सभी से पूछना चाहूँगा कि एमएसएमई एक्ट सरकार के द्वारा लाया कब गया था? किसी को जानकारी है इस विषय में? सर, जैसा कि गुप्ता सर ने बताया 2006 में यह एक्ट लाया गया था। तो ऐसा क्या आन पड़ा, ऐसी क्या परिस्थितियां हुई कि पिछले कुछ महीनों से, करीब करीब 1 साल से इसके बारे में काफ़ी बातचीत की जा रही है, काफ़ी हल्ला मचा हुआ है। क्या आप इस विषय में बता सकते हैं ऐसा क्या हो गया? ये तो 2006 से लागू था, 2006 से 2023 तक इसके विषय में किसी ने कोई बात नहीं की। ये प्रोविज़न तो एज इट इज़ है, इसमें कुछ भी अमेंडमेंट नहीं आया है। तो हमें यह देखना होगा कि फाइनेंस एक्ट 2023 में सेक्शन 43B सेक्शन होता है जो कि ड्यू बेसिस पे पेमेंट करने की बात करता है। यदि ईयर एंड तक आपने कुछ स्टैट्यूटरी लायबिलिटी का पेमेंट नहीं करा तो आपको उसकी जो उसका डिडक्शन है आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में वह ड्यू बेसिस पर नहीं मिलेगा, पेमेंट बेसिस पर मिलेगा। यानी जिस वर्ष आप पेमेंट करेंगे उस वर्ष आपको डिडक्शन मिलेगा। इसी सेक्शन 43B में एक उन्होंने डिपार्टमेंट एक छोटा सा सेक्शन H, सब सेक्शन H को जोड़ा, बस यही झगड़े की जड़ था। तो हमें यह डिटेल में हमें समझना होगा कि सेक्शन 43B सब सेक्शन H क्या बोलता है, इसकी भावनाएं क्या हैं और इसकी मंशा क्या है इसको लाने की। तो सबसे पहले जैसा कि हम जानते हैं कि सेक्शन 43B में इन्होंने सब सेक्शन H एक इंसर्ट करा जिसके अकॉर्डिंग MSME से खरीदा गया कोई भी माल MSME में दी गई समय अवधि के अंदर यदि क्रेता ने उसका भुगतान नहीं करा तो उसको क्रेता को उसकी भुगतान आधार पर ही छूट मिलेगी, ड्यू बेसिस पर छूट नहीं मिलेगी, ऐसा इस सेक्शन में कहा गया है। तो हमको यह देखना होगा कि MSME की धारा, डेफिनेशन MSME की क्या है, सेक्शन 43BH MSME के विषय में क्या बोलता है। इसके अलावा इंटरेस्ट की एक बात की गई है MSME एक्ट में, वह इंटरेस्ट की बात क्या है, अपन 3 से 4 बिंदुओं में अपनी बात को समअप करेंगे। तो सेक्शन 43B यह कहता है कि ऐसे स्टैट्यूटरी लायबिलिटी, बैंक इंटरेस्ट, बिजली का बिल हुआ या आपकी कोई इनकम टैक्स की लायबिलिटी है, TDS की लायबिलिटी है, यदि कोई अनपेड रहती है 31 मार्च को और यदि वह रिटर्न फाइलिंग ड्यू डेट तक उसका भुगतान नहीं होता है तो उसकी छूट आप जिस वर्ष में करेंगे उस वर्ष करी जाएगी। वह जो अमाउंट है वह आपके इनकम में रिटर्न बैक होगा, एड बैक होगा तथा उसका डिडक्शन एट द ईयर ऑफ पेमेंट ही आपको उसका भुगतान दिया जाएगा। सेक्शन 43BH में इससे कुछ इतर बातें की गई है। इसमें रिटर्न फाइलिंग ड्यू डेट की बात नहीं है। इसमें कहा गया है कि MSME एक्ट में दी गई समयावधि में यदि किसी व्यक्ति ने भुगतान नहीं किया है तो जिस वर्ष में उसने भुगतान किया है उस वर्ष इसकी छूट मिलेगी। अब इसके अंदर हमको एक और चीज़ देखना होगी कि यह जो प्रोविज़न है सिर्फ माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस पर यह एप्लीकेबल होता है। MSME बात करता है माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस की। इसका आशय सीधा सीधा है कि जो यदि कोई एंटिटी मीडियम एंटरप्राइजेस है, हमने जिससे माल खरीदा है, हमारा सप्लायर यदि मीडियम एंटरप्राइज है तो उस पर उसके भुगतान पर यह प्रोविज़न लागू नहीं होंगे। सेकंड चीज़, यह प्रोविज़न ट्रेडर पर लागू नहीं होगा। MSME एक्ट की धारा 15 में यह स्पष्ट उल्लेख है कि MSME एक्ट के जो प्रोविज़न है वह सिर्फ मैन्युफैक्चरर और सर्विस प्रोवाइडर पर ही एप्लीकेबल है। यदि हमारा सप्लायर ट्रेडर है, तो मैं समझता हूँ आप सब कॉन्ट्रैक्टर हैं, बड़े कॉन्ट्रैक्टर हैं, आपका मैक्सिमम लेन देन ट्रेडर से होता होगा, तो इसके विषय में इतना डरने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपने किसी सर्विस प्रोवाइडर से कुछ सर्विस अवेल करी है या किसी मैन्युफैक्चरर से माल खरीदा है तो ही
आपको इस धारा का संज्ञान लेने की आवश्यकता है। इसमें एक और विषय हम सबके बीच में आता है कि एमएसएमई का प्रावधान 2006 में लाया क्यों गया। इसके समशीतोष्ण परिणाम पूरे समाज में हमें देखने को मिले। उसका रीज़न क्या है? एमएसएमई जब किसी बड़ी इंडस्ट्री से compete करती है तो उसे पेमेंट का बहुत बड़ा संकट सामने आता है, क्योंकि एमएसएमई के पास एक फाइनेंशियल क्रंच हमेशा होता है। एमएसएमई का जो पेमेंट शेड्यूल है, जो पेमेंट टर्म है, वह रेगुलराइज हो, उसका एमएसएमई को अपना पेमेंट समय पर मिले, इसके लिए इस एमएसएमई एक्ट में धारा 15 के रूप में यह प्रोविज़न लाया गया। जैसा कि अरुण जैन साहब हमें बता रहे थे कि कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं, कुछ लोग इसका स्वागत कर रहे हैं। समाज में अलग अलग वर्ग हैं जो इसका विरोध भी कर रहे हैं, स्वागत भी कर रहे हैं। एक ऐसा वर्ग जो व्यापारी वर्ग है, जो कि बाज़ार से माल खरीदी बेची का कार्य करता है, वह इसका कुछ हद तक विरोध कर रहा है। लेकिन ऐसा भी वर्ग है जैसे जो कि आप कॉन्ट्रैक्टर लॉबी हैं, आपको चूँकि गवर्नमेंट से पैसा लेना होता है, आपका पैसा रिसीव करने में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आती है। हमने आर्बिट्रेशन की बात करी, ऐसा वर्ग इसका स्वागत कर रहा है, पर हकीकत आज की तारीख में है कि यह प्रोविज़न एप्लीकेबल है। अब हमें यह देखना होगा कि कौन सी एंटिटी मीडियम एंटरप्राइजेस कहलाएगी, कौन सी स्मॉल कहलाएगी। तो इन्होंने एमएसएमई एक्ट में 2 कंडीशन दी हुई हैं। माइक्रो एंटरप्राइजेस ऐसी एंटरप्राइजेस को कहा जाएगा जिसका प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट, सिर्फ प्लांट एंड मशीनरी की बात की गई है, 1 करोड़ तक का है। और प्लांट एंड मशीनरी में जब इन्वेस्टमेंट देखेंगे तो उसमें डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स एक्ट घटाया गया हो, यह भी एक्ट में लिखा गया है। सेकंड चीज़, एक और चीज़ देखेंगे कि उस माइक्रो एंटरप्राइजेस की परव्यू में आने के लिए टर्नओवर 5 करोड़ से अधिक नहीं होना चाहिए। यानी 1 करोड़ से नीचे का इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी, सेकंड 5 करोड़ रुपए से कम का टर्नओवर। यदि यह दोनों चीज़ें या कोई एक चीज़ इसमें दोनों चीज़ें एक साथ फुलफ़िल होती हैं तो आप माइक्रो एंटरप्राइजेस कहलाएंगे। यदि इसमें से एक भी चीज़ फुलफ़िल नहीं होती है तो आप अगली कैटेगरी में चले जाएंगे। अब बात आती है स्मॉल एंटरप्राइजेस की। स्मॉल एंटरप्राइजेस किसे कहेंगे? आपका जो टोटल इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी है वह 10 करोड़ से अधिक नहीं होना चाहिए। यहाँ भी जो 10 करोड़ की हम लिमिट देखेंगे उसमें डेप्रिसिएशन डिडक्ट हो जाना चाहिए। सेकंड चीज़ टर्नओवर की है, 50 करोड़ तक का टर्नओवर होना चाहिए। यानी एमएसएमई एक्ट का फ़ायदा होने के लिए, एमएसएमई एक्ट के सारे बेनिफिट आप कॉन्ट्रैक्टर बंधुओं को लेने के लिए आपका जो टर्नओवर है वो 50 करोड़ से नीचे का हो एवं प्लांट एंड मशीनरी में जो इन्वेस्टमेंट है वो 10 करोड़ तक का हो, तभी आप अपनी इस एमएसएमई एक्ट के सारे प्रोविजंस का फ़ायदा ले पाएंगे। सेकंड चीज़, जैसा मैंने बोला कि यदि आप किसी एक फर्म में, किसी एक कंपनी में ट्रेडिंग भी करते हैं एवं कॉन्ट्रैक्टरशिप भी करते हैं तो कॉन्ट्रैक्टरशिप उसमें इंक्लूड होगी। वो मेरा स्व निवेदन है कि आप ट्रेडिंग ज़रूर करें लेकिन उसको इस एमएसएमई सर्टिफिकेट में इंक्लूड ना कराएं, क्योंकि गवर्नमेंट एक प्ली ले सकती है जब आप आपका क्लेम लेने जाएंगे कि साहब हमें एमएसएमई एक्ट का फ़ायदा दें, तो गवर्नमेंट एक प्ली ले सकती है कि चूँकि आपका एज अ ट्रेडर भी रजिस्ट्रेशन है एमएसएमई एक्ट में, तो हम इसका आपको इसके फ़ायदे से हमें मना कर सकती है गवर्नमेंट इसको। हेलो कि धारा 15 एमएसएमई एक्ट की क्या कहती है। तो साहब यदि कोई क्रेता किसी एमएसएमई रजिस्टर्ड व्यक्ति से, एमएसएमई रजिस्टर्ड संस्था से माल खरीदता है तो इन द केस ऑफ नॉन कॉन्ट्रैक्ट, यदि कोई कॉन्ट्रैक्ट उन दोनों के बीच में पेमेंट के संबंध में एग्जीक्यूट नहीं हुआ हो तो 15 दिन में, डेट ऑफ सप्लाई से 15 दिन में पेमेंट हो जाना चाहिए। और इन द केस ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट, यदि क्रेता और विक्रेता के बीच में पेमेंट को लेकर कोई राइटिंग में कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट हुआ हो तो उसकी अधिकतम समयावधि, मैक्सिमम जो टर्म है वो 45 दिन देखा जाएगी। यदि 6 महीने का भी पेमेंट टर्म लिखी हुई है तो 6 महीने की पेमेंट टर्म मान्य नहीं होगी, 45 दिन मैक्सिमम मान्य होगी। यदि 30 दिन दोनों के बीच लिखी है तो 30 दिन मान्य होगी। इट मीन्स कि 45 दिन इन द केस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और नॉन कॉन्ट्रैक्ट 15 दिन। अब इसमें एक और चीज़ आती है कि यदि विक्रेता ने हमें माल बेचा एवं क्रेता उसके अंदर यदि कोई डिस्प्यूट क्रिएट कर देता है
और डिस्प्यूट ऐसा राइटिंग में होता है, तो डेट ऑफ क्रिएशन ऑफ डिस्प्यूट एंड डेट ऑफ सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट, इन दोनों पीरियड को इन 15 दिन या 45 दिन की समयावधि से बाहर रखा जाएगा। अब जो 15 दिन या 45 दिन की समयावधि है, इसके अंदर हमें एक और तथ्य ध्यान देना है कि डेट ऑफ एक्सेप्टेंस इसका क्या माना जाएगा। सपोज़ उन्होंने ट्रांसपोर्ट से माल आपको भेज दिया, वो ट्रांसपोर्ट के गोडाउन में ही रखा है, या आपके यहाँ पे उसका क्वालिटी चेक नहीं हुआ है, तो इसे कौन सी डेट मानी जाएगी। ऐसा कई हाई कोर्ट्स का डिसीजन है, कई कोर्ट्स का इसमें फेवरेबल डिसीजन है कि जब डेट ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ दैट गुड्स, जब आपका क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट ने उस गुड्स को चेक कर लिया हो, उसको गुड्स को अपने पैरामीटर में सही माना हो, और जब QC क्लियर कर दी हो, वो डेट ऑफ एक्सेप्टेंस मानी जाएगी। वहाँ से आपकी 15 दिन या 45 दिन की समयावधि शुरू होगी। अब इसमें एक और क्वेश्चन यह उठता है कि क्या रिसिपिएंट ऑफ गुड्स को भी MSME में रजिस्टर्ड होना ज़रूरी है। रिसिपिएंट ऑफ गुड्स मीन्स यदि आप गवर्नमेंट को कोई सर्विस देते हैं तो गवर्नमेंट को भी इसके अंदर, आप तो बीइंग कॉन्ट्रैक्टर इसमें रजिस्टर्ड हैं, लेकिन गवर्नमेंट को भी इसमें रजिस्टर्ड होना ज़रूरी नहीं है। तो ऐसा एक्ट में क्लियर लिखा है, जो रजिस्ट्रेशन की बाध्यता है वह सिर्फ सप्लायर ऑफ गुड्स के ऊपर है, सप्लायर ऑफ सर्विस के ऊपर है। इसके अंदर रिसिपिएंट ऑफ गुड्स पर, रिसिपिएंट ऑफ सर्विस पर किसी भी प्रकार की रजिस्ट्रेशन की कोई भी बात एक्ट में नहीं कही गई है। अब सेकंड चीज़, परचेज़र को यह कैसे मालूम होगा, क्योंकि साहब ये एक बहुत महत्वपूर्ण थिंग है कि सरकार बहुत सारे कमर्शियल लॉस का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वह पालन है, वो इनकम टैक्स के थ्रू कराने की मंशा रखती है। ऐसे बहुत सारे हैं, चाहे वह पोल्यूशन कंट्रोल एक्ट हो, चाहे वह वेजेस कंट्रोल एक्ट हो, ESI PF हो, हम सब देखते हैं कि इन सब का ब्यौरा ऑडिटर को अपनी ऑडिट रिपोर्ट में देना होता है। तो एक क्रेता को यह कैसे मालूम पड़ेगा कि वह जो मैं जिससे सप्लाई माल खरीद रहा हूँ वह MSME में रजिस्टर्ड है या नहीं है। सबसे पहली चीज़, यदि सप्लायर ने अपने बिल में MSME रजिस्ट्रेशन के विषय में कुछ लाइन लिखी हो या इस विषय में कुछ तथ्य लिखा हो तो वह MSME रजिस्टर्ड माना जाएगा उसको। सेकंड चीज़, लिखा भी है और आपको लिखा नहीं भी है तो भी मालूम करना है, तो आप MSME की वेबसाइट पर किसी भी विक्रेता के, किसी भी सप्लायर के बारे में जान सकते हैं कि वेदर ही इज़ रजिस्टर्ड विद द MSME और नॉट। एक और इसमें सब्जेक्ट आता है कि एक हम रेगुलर किसी सप्लायर से सप्लाई लेते हैं, एट द मिड ऑफ द ईयर वो हमको इन्फॉर्म करता है। इसका इको कम करेंगे प्लीज़, किसी का माइक चालू है शायद। आज द मिड ऑफ द ईयर में आपको यह इन्फॉर्म करता है कि वह MSME में रजिस्टर्ड हो गया है। बिगनिंग ऑफ द ईयर में हमारा सप्लायर रजिस्टर्ड नहीं था, मिड ऑफ द ईयर में रजिस्टर्ड हो गया है, तो उससे डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इन द MSME, इससे पूर्व की खरीदी पर भी क्या यह MSME के प्रावधान लागू होंगे? आंसर है नहीं। जिस दिन से वह सप्लायर MSME में रजिस्टर्ड होता है उसके उस दिन एवं उसके बाद से ही इसके MSME एक्ट के सारे प्रोविज़न लागू होते हैं। थर्ड चीज़, 1 अप्रैल 2023 से सेक्शन 43B सबसेक्शन H एप्लीकेबल हुई है। तो क्या एज एन ऑडिटर हमको ओपनिंग बैलेंस जो खड़ा हुआ है सप्लायर का एज अ क्रेडिटर, उस पर भी यह देखना होगा? तो आंसर है नो। चूँकि 43B जब से एप्लीकेबल हुई है तब से हमें देखना होगा कि इसके अंदर 15 दिन या 45 दिन में इसका पेमेंट किया गया है या नहीं। थर्ड चीज़, यदि आपने 15 दिन या 45 दिन में इस अपने परचेज़ का पेमेंट नहीं करा है तो डिसअलाउड कौन सा पोर्शन किया जाएगा? क्या इंक्लूडिंग GST डिसअलाउंस किया जाएगा या एक्सक्लूडिंग GST? तो इसमें GST एक्ट का प्रोविज़न हमें देखना होगा। GST एक्ट कहता है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट आप जब ले सकते हैं जब चूँकि माल आपको गुड्स रिसीव हो गया हो, उसका इनवाइस रिसीव हो गया हो और आपके लेजिटिमेट पोजीशन में आ गई है, तो आप उसकी ITC तो विद इन एज एंड व्हेन द रिसिप्ट ऑफ गुड्स ले सकते हैं। सिंपल आपको उसका प्रिंसिपल अमाउंट डिसअलाउड होगा। GST की इनपुट टैक्स क्रेडिट आप एज यूजर ले सकते हैं। अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण
जो सेक्शन 15 ऑफ एमएसएमई एक्ट में जो बात कही गई है कि यदि आप 15 दिन या 45 दिन में पेमेंट नहीं करते हैं तो आपके दोनों के बीच जो कॉन्ट्रैक्ट का निष्पादन हुआ है, अनुबंध का निष्पादन हुआ है, एज़ पर दैट रेट ऑफ इंटरेस्ट, एज़ पर द रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रेस्क्राइब्ड इन दैट कॉन्ट्रैक्ट, आपको उसका भुगतान करना होगा। और यदि इस प्रकार का बिल में, इनवॉइस में या अन्य कोई कॉन्ट्रैक्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में नहीं कहा गया है तो 3 टाइम्स ऑफ द बैंक रेट, अभी जो आरबीआई का बैंक रेट है वो 6.75% है, तो 20.25% परचेज़र को, सप्लायर को अलॉन्ग विथ वैल्यू ऑफ द गुड्स यहाँ इंटरेस्ट देना होगा। सेकंड चीज़, यहाँ जो इंटरेस्ट है वह चूँकि पेनल नेचर का है इसलिए आपके P&L में इसकी छूट भी नहीं मिलेगी। थर्ड चीज़, यह डिसअलाउंस जो होगा यह आपका सीधे कैपिटल अकाउंट में आपको डेबिट करना पड़ेगा, चूँकि इसकी छूट नहीं मिलेगी तो एक आपको एक्स्ट्रा बर्डन होगा। अब सवाल यह उठता है कि साहब एमएसएमई एक्ट सिर्फ यदि आपका ऑडिट होता है तो ही इस प्रकार की सब बातें होगी। यदि आप प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम में सेक्शन 44 AB में आपका रिटर्न फाइल करते हैं, यदि आप उसकी कंडीशन पूरी करते हैं और 44 AD में प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में यदि आपका रिटर्न फाइल करते हैं तो एक्ट में क्लियर लिखा है कि एमएसएमई के किसी भी प्रावधान को आपको नहीं देखना है, आप एज यूजुअल जैसा पेमेंट करते आए थे ऐसा करते रहेंगे। थर्ड चीज़, यह प्रोविज़न सिर्फ जैसा कि मैंने बताया स्मॉल एवं माइक्रो एंटरप्राइजेस पर ही है, तो यदि कोई मीडियम में भी आ जाता है या कोई ट्रेडर है तो उस पर यह प्रोविज़न एप्लीकेबल नहीं होगा। इट इज़ ऑल अबाउट द एमएसएमई एक्ट एंड सेक्शन 43B सबसेक्शन H। यदि किसी का कोई क्वेश्चन है तो दैट इज मोस्ट वेलकम। अगर किसी क्वेश्चन करता है तो वो बिल्कुल कर सकता है। एनीवन? नमस्कार सर। मैं स्टेज पर आमंत्रित करना चाहूँगी मिस्टर जैन और मिस्टर गुप्ता जी को, प्लीज़। मोस्ट वेलकम। पालोदी कंस्ट्रक्शन। मैं तुलसियान साहब को कहीं जल्दी जाना है तो हम बिल्डर्स एसोसिएशन की तरफ से उनको सम्मानजनक एक मोमेंटो देने की वो कर रहे हैं, तो अरुण जैन सर और फॉलो दी कंस्ट्रक्शन गुप्ता जी आप आके। थैंक यू सो मच। क्वेश्चन आंसर एमएसएमई के पूछे, किसी को पूछना। थैंक यू सो मच मिस्टर तुलसियान सर, बहुत अच्छा लगा आपसे रूबरू होके। धन्यवाद आपका, आप अपना कीमती समय निकाल कर यहाँ उपस्थित हुए। थैंक यू सर। एनीवन जो क्वेश्चन करना चाहता था एमएसएमई के रिलेटेड? एनीवन जो क्वेश्चन था या किसी को करना है क्वेश्चन? एनीवन किसी भी मेंबर को? नमस्कार जी सर। हेलो। एमएसएमई से रिलेटेड मैं सर ये पूछना चाह रहा था, जैसे कि कॉन्ट्रैक्टर्स एमएसएमई में रजिस्टर्ड है
परंतु जैसे डिपार्टमेंट से हमको पेमेंट नहीं आ पाता, तो व्हाट आर आवर राइट्स, हम किसके पास जाके अप्रोच करें कि इसके अंदर एक एमएसएमई की वेबसाइट होती है। यदि आप एमएसएमई में माइक्रो एंड स्मॉल में आते हैं तो आप इसमें एमएसएमई की वेबसाइट होती है, आप वहाँ पर जाकर अप्रोच कर सकते हैं और वो आपके लिए एक आर्बिट्रेटर अपॉइंट करेंगे और वो आर्बिट्रेटर के थ्रू वो आर्बिट्रेशन गवर्नमेंट आपके लिए आर्बिट्रेटर अपॉइंट करेगी, गवर्नमेंट आपके लिए लड़ेगी। एक बड़ा पॉजिटिव प्रोविज़न है। सर दूसरा हमारे साथ दिक्कत क्या आती है, जैसे जब से जीएसटी लागू हो गया है पर हमको गवर्नमेंट में बिल वो हमसे लेते नहीं है, जनरली वही बिल बनाते हैं, वही पॉस ऑर्डर लगाते हैं, तो हम कैसे प्रूव करें कि ये हमने काम कर दिया और हमको उनको बिल देना। तो हमारे कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें आज भी पेमेंट नहीं आया, साल भर हो गया। आपका क्वेश्चन में जहाँ तक समझ सका हूँ कि चूँकि आपने कार्य कर दिया, आपने इनवॉइस इशू कर दिया और नहीं, इनवॉइस नहीं इशू कर पाते क्योंकि इनवॉइस डिपार्टमेंट वाले हमारा एक्चुअल में जनरली बिल वही लोग बनाते हैं, उसमें किसी भी प्रकार का इनवॉइस जनरेट नहीं होता है। देखिए जीएसटी एक्ट की आप डेफिनेशन देखेंगे कि यदि आपने माल या गुड्स सप्लाई कर दी है या सर्विस आपने प्रोवाइड कर दी है तो ऐसा डीम्ड सप्लाई माना जाता है। तो एज पर द प्रोविजन ऑफ द जीएसटी एक्ट यू हैव टू हैव इशू द इनवाइस जस्ट आफ्टर द रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज एंड सप्लाई ऑफ गुड्स। तो आपको तो जीएसटी एक्ट के अकॉर्डिंग आपको करना पड़ेगा, वो आपको उनका का मोडल सप्रेंडी कुछ भी हो, पर जीएसटी एक्ट तो बोलता है कि आप इनवाइस इशू करिए। सर पर जैसे गवर्नमेंट का खुद का तो जीएसटी नंबर होता नहीं है तो वी कांट इशू द यस वो तो टीडीएस भी काटेंगे आपका 2%। या लेकिन अब इससे कोई मतलब नहीं है, ये तो आपको 18% जो लगेगा ये आपका जेब से देना पड़ेगा। हो सकता है कि साल भर में पेमेंट आए, 6 महीने में आए जी, ये जीएसटी एक्ट में क्लियर कट लिखा हुआ है। जी सपोज करो 30% इनकम से 1.5 लाख रुपए इनकम टैक्स भरना पड़ा, पर जब अपन उसको पेमेंट कर देते हैं तो वो रिबेट वापस मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी जी जी, आपकी रिबेट कभी भी डूबती नहीं है जी, बिल्कुल मिलेगी। थैंक यू। सिंपल जो पेनल इंटरेस्ट आपको सेक्शन 15 में लगेगा वो लगेगा टाइम ऑफ द बैंक, उसकी छूट नहीं मिलेगी। ठीक है, थैंक यू। सर अगर किसी वेंडर ने अपना रजिस्ट्रेशन गलत करा रखा है तो उस केस में क्या होगा? अगर वो ट्रेडर है और उसने मैन्युफैक्चरिंग में रजिस्ट्रेशन करा रखा है। हाँ, तो इसके लिए आपको एमएसएमई की वेबसाइट पे ही एक डिस्प्यूट क्रिएट करने का एक है, या फिर आप उनको मेल भेज सकते हैं। इवन हमारी एमएसएमई के अधिकारियों से बातचीत चलती रहती है रेगुलर। उनका कहना है कि अभी मोर देन 90% रजिस्ट्रेशन गलत कैटेगरी में है। हाँ जी, फॉल्स इन्फॉर्मेशन, क्योंकि उनके यहाँ पे कुछ भी चेक करने का मैकेनिज्म नहीं है। तो यदि आप उस एमएसएमई के उस रजिस्ट्रेशन से प्रभावित होते हैं तो आप डिस्प्यूट रिक्रिएट करिए। ठीक है, थैंक यू। बस एक क्वेश्चन सर जी, जब हम रजिस्टर्ड हैं, हमें 45 डेज में मैक्सिमम पेमेंट करना है और गवर्नमेंट से हमको नहीं मिलेगा, ये भी श्योर है जी, तो ये एग्जेम्पशन नहीं ले सकते हम हमारे सिर्फ स्पेशली गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए? ऐसा कोई एग्जाम्पशन नहीं है। ये परचेजर के लिए देखना होगा कि सप्लायर कौन है। जी, आप गवर्नमेंट तो से बहुत सारी चीज़ों में एग्जाम्प्ट हो जाती है, इसका हम प्ली यहाँ पर नहीं ले सकते हैं। पर सर हम हमारी बात तो रख सकते हैं ना, हम कुछ ट्रिब्यूनल कर सकते हैं। नहीं, ट्रिब्यूनल नहीं। अब इसके अंदर क्या होता है कि ये इनकम टैक्स एक्ट, मैंने अभी जो आपको बताया कि ऐसे एन नंबर्स ऑफ एक्ट हैं जिनका एडमिनिस्ट्रेशन सरकार ये चाहती है कि इनकम टैक्स के थ्रू हो जी, जबकि इनकम टैक्स का कोई प्रोरोगेटिव नहीं है जी, इनकम टैक्स को लेना देना नहीं है। अब आप इनकम टैक्स में कोई भी, यदि इनकम टैक्स के एक्ट के अकॉर्डिंग वो चीज़ आपकी डिसअलाउड हो गई, उतना अमाउंट डिसअलाउड हो गया, तो आपके पास में उसको आपके पास में कोई सेकंड रेमेडी नहीं है कि आप उसकी छूट ले सकें, क्योंकि आपको अगले साल मिलेगी। इसमें आप किसी भी लेवल पे अपील भी करेंगे तो आपको, चूँकि क्लियर कट प्रोविज़न है, आपको उसमें रेमेडी नहीं मिलने वाली है। सर क्लियर कट है, बिल्कुल ठीक बात है, पर वो वन साइडेड है ना।
डेफिनेटली वन साइडेड है, बहुत सारे प्रोविजन इनकम टैक्स में वन साइडेड है। तो इसके लिए सिर्फ आप हाई कोर्ट में रिट फाइल कर सकते हैं। रिट यदि ऐसा कोई भी जिसको बोलते हैं इलीगल जैसा या एक सा वेग जैसा कोई यदि कानून या प्रोविजन आता है तो आप जनहित याचिका रिट पिटिशन सेक्शन 126 में दाखिल कर सकते हैं कोर्ट में। मैं बिल्डर एसोसिएशन से रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसे लिए हमारी कुछ मदद कीजिए, क्योंकि हम लोगों के लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा है ये चीज़ें करना। जी, थैंक यू। Any member? Any more question? Everyone? Any more question? No. Any more member? No one? Clear? Close. Okay. So guys, मैं आभार व्यक्त करने के लिए बुलाना चाहती हूँ। केजी गुप्ता। मैं केजी गुप्ता और हैं नरसिंह जी को अनुरोध करूंगा कि वो आके अभय शर्मा जी को मोमेंटो भेंट करें। Come on stage, both of you. दीपक अग्रवाल जी, आपसे भी अनुरोध है कि आप आके जोरदार ताली हो जाए एवरीवन। थैंक यू सो मच। आपके लिए एक छोटा सा सरप्राइज था सर, बिल्डर एसोसिएशन ऑफ इंडिया इंडियन चैप्टर के इंदौर की तरफ से। आई होप सो आपको ये मोमेंट बहुत अच्छा लगेगा। दैन मैं आभार व्यक्त करने के लिए बुलाने जा रही हूँ हमारे श्रीमान विनोद हसानंदानी जी को। प्लीज़ कम ऑन स्टेज मिस्टर विनोद जी। रिस्पेक्टेड वाइस चेयरमैन सर, जो बॉम्बे से हमारे लिए यहाँ स्पेशल इस इवेंट के लिए पधारे हैं, हमारे स्टेट चेयरमैन अरुण सेठ सर, हमारे स्पीकर्स तुलसियान साहब, अभय शर्मा जी, सभी मेरे बाकी बड़े भाई लोग, बिल्डर एसोसिएशन के सारे सहभागी और अर्थकॉन में सबका बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि हमने कम से कम एक चैप्टर या एक सेमिनार चालू करके एक शुरुआत करी है। आगे इसको बहुत अच्छी नॉलेज शेयरिंग लेवल पे ले जाने की कोशिश करेंगे। थैंक्स टू यू ऑल। थैंक्स। थैंक यू सो मच। आई होप सो आप सभी को आज का सेगमेंट बहुत अच्छा लगा होगा एवरीवन, एंड मोस्ट वेलकम, क्योंकि आप सभी अपना कीमती समय निकालकर यहाँ उपस्थित हुए। और एक बार सभी आप सभी का मैं तहे दिल से थैंक यू करती हूँ। बिल्डर्स एसोसिएशन ऑफ इंदौर इंडिया चैप्टर इंदौर। सो गाइज थैंक यू सो मच एवरीवन, यू आर कमिंग। थैंक यू सो मच। आज रात को बिल्डर एसोसिएशन ऑफ इंदौर सेंटर ने एक अवार्ड सेरेमनी का आयोजन किया है। आप सबसे अनुरोध है कि सब परिवार उस अवार्ड सेरेमनी में आके सहभागी बने और हम इस 8 बजे अंबर सायाजी बाईपास पे। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच।